तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरम डीमन की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब चीफ को और युक्सु को दोनों को पता चलता है कि इस लड़की का नाम यूरिन है तो वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या वाकई में ये लेडी यूरिन है, यानी कि ये जंग की बेटी है, डायरेक्टर जंग की बेटी है। वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ते हैं और जाकर उसे कहते हैं कि यंग लेडी प्लीज हमें माफ करना, हमें आपको पहचानने में बहुत बड़ी गलती होगी। लेडी यूरिन आप यहाँ पर इस जगह के ऊपर क्या कर रही है? तो यूरिन उन लोगों से कहती है कि तुम लोगों को अभी पता चला कि मैं कौन हूँ, अब जबकि तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है, लेकिन अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी है। अब तो तुम सभी लोग रेडी हो जाओ, तुम सभी लोगों की जॉब तो जाएगी। मैं अपने डैड को भी कॉल करती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि तुम सभी लोग बिल्कुल बेकार हो और तुम्हारी जॉब तुमसे ले ली जाए। कि मैं डूजन पीछे खड़ा सोच रहा होता है, जरा देखो तुझे हमें यहाँ पर कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा सिर्फ और सिर्फ एक छोटी लड़की की वजह से, जो कि स्कूल बंक करके यहाँ पर इस जगह के ऊपर आकर मुश्किल क्रिएट कर रही है। युक्सु वहाँ पर उसकी चापलूसी कर रहा होता है, वो लोग उसके सामने मीठी मीठी बातें कर रहे होते हैं ताकि वो अपने को कॉल ना करे। यूरिन उनसे कहते हैं नहीं अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। डूजन आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें स्कूल होना चाहिए। तो इसी के साथ यूरिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है लंबे खंबे कहीं कि तुमने अभी भी यहाँ पर क्या कहा, मुझे जल्दी से दोबारा कहकर बताओ कि तुमने अभी क्या कहा है। तुम्हारा डूजन आगे बढ़ता है गुस्से के साथ घूरकर उसको देखता है, जबकि वो भी गुस्से के साथ घूरकर उसे देखती है और कहती है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया क्या? तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? जहाँ पर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पीछे बैकअप कोई बहुत ही पावरफुल है, मेरे डैड से भी ज्यादा पावरफुल। चलो जल्दी से मुझे अपना नाम बताओ, मैं अभी अपने डैड को कॉल करती हूँ और अपने डैड से कॉल करके कहती हूँ कि इसे अभी से अभी नौकरी से निकाल दे, क्योंकि मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती, मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा देती हूँ। ये सुनने के बाद चीफ बेचारा रोना शुरू कर देता है। चीफ आगे बढ़ता है और कहता है कि माय गॉडेस लेडी यूरिन प्लीज ऐसा मत करे, प्लीज ऐसा मत करे। ये तो भी सिर्फ और सिर्फ एक नया लड़का है, ये एक बच्चे की तरह है, इसने आपके सामने गलती कर दी, लेकिन प्लीज इसे माफ कर दे। युक्सु बॉस को पकड़ रहा था और कहता है कि बॉस तुम पीछे रहो, बॉस अगर तुम वहाँ पर गए तो वो तुम्हें भी नौकरी से निकलवा देगी। यूरिन अपना मोबाइल निकालती है और अपने डैड को कॉल करते हुए कहती है कि मैं अभी अपने डैड को कॉल करती हूँ और तुम्हारी उनसे बात करवाती हूँ और देखती हूँ कि उसके बाद तुम्हारा क्या बनता है। दोनों से कहता है कि क्या तुम वाकई में यहाँ पर मेरी बात करवाने वाली हो, लेकिन क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम्हारे डैड मुझसे बात करना चाहते हैं? तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हारी बात करवाती हूँ। तो थोड़ी देर पहले तो तुम यहाँ पर मेरे सामने कुछ ज्यादा एरोगेंटली बिहेव कर रहे थे, अब देखते हैं कि जब मेरे डैड कॉल को पिक करेंगे उसके बाद तुम्हारा क्या होगा। चीफ बेचारे की तो हालत ही खराब हो रही होती है। युक्सु चीफ को संभाल रहा था और उसे कहता है कि बॉस अब क्या होने वाला है, क्या हमारा ऑफिस बंद हो जाएगा? बॉस उसे कहता है कि अगर तू सिर्फ ऑफिस बंद हो तो फिर तो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि अब तो हमारी पेंशन भी खत्म होने वाली है, अगर हमें नौकरी से निकाला जाता है तो फिर हमें पेंशन भी नहीं मिलेगी और मैं तो काफी बुढ़ा हो चुका हूँ। युक्सु उनकी बातें सुन रहा होता है और साथ ही यूरिन की तरफ भी देख रहा होता है। यूरिन अपने डैड को कॉल कर रही होती है, लेकिन उसके डैड कॉल को पिक नहीं करते क्योंकि वो किसी और दूसरे काम में बिजी होते हैं, इसी वजह से वो कॉल पिक नहीं कर पाते और उसे मैसेज दिया जाता है कि तुम्हारी कॉल नहीं लगी, थोड़ी देर बाद कॉल करना। यूरिन जो होती है वो हमारे डूजन से कहती है कि मिस्टर तुम मेरे साथ आओ, हम लोग साइड के ऊपर चलते हैं और वहाँ पर चल के अपने डैड को कॉल करते हैं, क्योंकि अभी उसे डैड की कॉल नहीं लग रही होती। तो वो कहते हैं मेरे साथ आओ, तुम्हारा डूजन उसे कहता है क्यों नहीं। बॉस हमारे डूजन के पास आते हैं, उसे कहते हैं कि डूजन प्लीज कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से हम सभी लोगों की जान बच जाए, क्योंकि हम सभी की जान इस वक्त दांव पर लगी हुई है। प्लीज यहाँ पर गुस्सा मत करना और कहीं ऐसा ना हो कि तुम गुस्से में इस बेचारी को पीट दो। तुमने इसे पीट दिया तो फिर तो हमारे लिए बहुत ही बुरा हो जाएगा। डूजन उसे कहता है कि ठीक है बॉस मैं पूरी कोशिश करूंगा, जबकि बॉस फिर से रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि कोशिश नहीं करनी बल्कि इसे करना है, मैंने कहा ना कि ऐसा करना है तो ऐसा करना है, तुम्हें यहाँ पर जाकर सिर्फ कोशिश नहीं करनी। पता होना चाहिए कि एक पब्लिक ऑफिस में काम करने वाले को जब पेंशन मिलती है तो वो पेंशन से गुजारा करता है, क्योंकि अगर उसे पेंशन नहीं मिलेगी तो वो पार्ट टाइमर से भी बुरा होगा, उसके पास पैसे नहीं होते जॉब से रिटायर होने के बाद। इसलिए प्लीज पूरी कोशिश करना कि वहाँ पर इस लड़की को गुस्सा मत दिलाना। डूजन यूरिन के साथ वहाँ साइड के ऊपर आ जाता है। साइड के ऊपर आने के बाद यूरिन की कॉल लग जाती है, वो अपने डैड से कहती है कि डैड मैं यूरिन बात कर रही हूँ, मुझे आपसे बात करनी है। डैड से कहती है डैड यहाँ पर एक बहुत ही लेजी सा पब्लिक ऑफिसर मेरे सामने खड़ा है, मैं चाहती हूँ कि आप इसको फायर करें, आप इससे खुद ही बात कर लें। डूजन को मोबाइल पकड़ाती है और कहती है कि चलो मेरे डैड से बात करो। उसके डैड उसे कहते हैं अच्छा ठीक है मेरी बात करवा दो। तुम्हारा डूजन देखता है और कहता है कि देखो तो इसने अपने डैड के सामने हाथ डाला, इसका मतलब यह है कि अपने डैड से काफी ज्यादा प्यार करती है। डूजन उसके मोबाइल के ऊपर नाम देख रहा होता है, जबकि यूरिन उसे कहते हैं क्या हुआ, कहीं अब तुम्हें बहुत ज्यादा डर तो नहीं लग रहा? क्या तुम मेरे डैड से बात भी नहीं करोगे? अब इस बात का कोई फायदा नहीं है, अब तो मेरे सामने भीख मांगने का फायदा भी नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ पर फायर होने वाले हो। डूजन सोच रहा होता है, लगता है कि इसका अपनी बेटी के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है, इसी वजह से अगर अपनी बेटी के लिए ये सब कुछ कर रहा है। तुम्हारा डूजन कॉल को पिक करता है और इसी के साथ ही हेलो बोलता है, जबकि दूसरी तरफ से उसे बताया जाता है कि ये डायरेक्टर जंग चोल है और तुम कौन हो। डूजन उसे कहता है हाँ डायरेक्टर मैं ली डूजन हूँ। जैसे हमारा डूजन कहता है कि मैं ली डूजन, इसी के साथ डायरेक्टर वहाँ पर खामोश हो जाती है। तुम्हारा डूजन कहता है हेलो मैं डायरेक्टर मैं ली डूजन हूँ, क्या आप मुझसे बात नहीं करने वाले? यूरिन भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है इसने अपना नाम ली डूजन बताया, मैंने यहाँ पर ये नाम पहले भी सुना हुआ है, शायद मैंने कहीं पर इसका नाम सुना है। और साथ ही वो सोचना शुरू करती है और उसे समझ आती है कि ली डूजन कौन है। डायरेक्टर के ऑफिस में जैसे पता चलता है कि दूसरी साइड के ऊपर ली डूजन है
है तो वहाँ पर भी उधम मच जाता है, वो सभी लोग भी वहाँ पर टेंशन में आ जाते हैं। तो डायरेक्टर जंग मा डूजुन से कहते हैं कि मिस्टर ली बताएं वहाँ पर कोई मुश्किल तो नहीं है, मेरी बेटी ने कोई मुश्किल तो नहीं काज की, आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं। डूजुन से कहता है कि नहीं यहाँ पर कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी बेटी यहाँ पर मुश्किल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। डायरेक्टर जंग उसे कहते हैं कि अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मेरी बेटी अभी एक छोटी बच्ची है, इसी वजह से वो इस तरह की हरकतें करती है, प्लीज उसे माफ कर दें। मा डूजुन उसे कहता है कि चले कोई बात नहीं, इस बात को नजरअंदाज किया जा सकता है क्योंकि अभी वो बहुत ज्यादा यंग है। यूरिन वहाँ पर खड़ी उनकी बातें सुनने के बाद सोच रही होती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। यूरिन सोच रही होती है हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट जो होते हैं वो भी हमारे फादर के सामने आते हैं, मेरे फादर के सामने आते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, जबकि यहाँ पर एक पब्लिक ऑफिशियल के सामने मेरे फादर घबरा रहे हैं। हमारा डूजुन डायरेक्टर जंग से कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि तुम्हारी बेटी को इस वक्त स्कूल में होना चाहिए था क्योंकि स्कूल टाइम है, लेकिन इस वक्त तुम्हारी बेटी एक डंजन के अंदर आकर पब्लिक ऑफिशियल्स को काम करने से रोक रही है और यहाँ पर मुश्किल क्रिएट कर रही है, तो बताओ कि इस वक्त मैं क्या करूँ। डायरेक्टर जंग उसे कहता है कि मुझे वहाँ के सिचुएशन के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं फिर से आपसे एक बार फिर से माफी मांग लेता हूँ, प्लीज मेरी बेटी को भी माफ कर दे। डूजुन उसे कहता है अच्छा ठीक है, मैं इस बात को दोबारा से इग्नोर कर देता हूँ। जबकि यूरिन वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि आज ये बंदा है कौन, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैंने इस नेम को पहले भी कहीं पर सुना है, मैंने शायद डैड से इस बारे में सुना है, डैड ने भी कभी ली डूजुन का नाम लिया था। इसी के साथ उसे याद आ जाता है, वो कहती है कहीं ये ली डूजुन वही पब्लिक ऑफिशियल तो नहीं है, वो लेजेंडरी पब्लिक ऑफिशियल एस रैंक के डंजन को क्लियर करने के लिए कमांडर इन चीफ की पोस्ट संभाली थी और वहाँ पर कमांडर इन चीफ बनकर उसने एस रैंक के डंजन को क्लियर किया था। मुझे लगता है कि ये वाकई में वही है, इसी वजह से डैड भी इससे बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। डूजुन अपनी बात खत्म करता है, यूरिन से कहता है कि तुम्हारे डैड तुमसे बात करना चाहते हैं, चलो जल्दी से उनसे बात करो। तो यूरिन मोबाइल को हाथ में पकड़ती है और कहती है कि हाँ डैड क्या हुआ। तो इसी के साथ उसके डैड चिल्लाकर गुस्से के साथ उसे कहते हैं जंग यूरिन ये तुम क्या बकवास किए जा रही हो, तुम वहाँ पर कर क्या रही हो, तुम्हें इस वक्त स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन तुम इस वक्त डंजन में क्या कर रही हो। मैं इस बात को बहुत ज्यादा शॉर्ट रखने वाला हूँ, बस एक बात को याद रखना, जैसे तुम घर आओगी तो तुम्हें घर आने के बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। और इसी के साथ ही वो कॉल को कट कर देते हैं। यूरिन अपने डैड की बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, जबकि हमारा डूजुन सोच रहा था शुक्र है कि मेरी यूनी इसकी जैसी बिल्कुल भी नहीं है, यूनी एक बहुत ही अच्छी बच्ची है। इसी के साथ ही वो लोग वहाँ से वापस की तरफ चल पड़ते हैं जहाँ पर बाकी के सभी लोग खड़े होते हैं। दूसरी तरफ युक्सु चीफ से कहता है चीफ आपको क्या लगता है कि वहाँ पर क्या चल रहा होगा। चीफ बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं और वो बार बार पाँव मार रहे होते हैं ग्राउंड के ऊपर। तो हमारा युक्सु से कहता है कि चीफ ऐसा मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पाँव मारने की वजह से अर्थक्वेक आ जाए। तो चीफ उसे कहता है कि बताओ कि मैं और क्या करूँ, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा हूँ, ऐसा ना हो कि हमारा डिपार्टमेंट बंद हो जाए, मास्टर जंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए तो फिर हमारा क्या होगा। अभी तक डूजुन वापस क्यों नहीं आ रहा। तो इसी के साथ ही वो लोग साइड के ऊपर देखते हैं तो हमारा डूजुन वापस आ रहा था। वो लोग कहते हैं वहाँ पर देखो डूजुन वापस आ रहा है, और साथ ही वो यूरिन की तरफ देखते हैं तो यूरिन वहाँ पर अपना सर लटकाए उसके पीछे पीछे आ रही होती है। डूजुन वहाँ पर आने के बाद यूरिन से कहता है कि चलो जल्दी सभी लोगों से माफी मांगो। हमारे चीफ उसे कहते हैं कि डूजुन प्लीज ऐसा मत करो, यंग मिस तुम ऐसा नहीं कर, तुम्हें हमसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम हमसे माफी मत मांगो, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है। यूरिन उन सभी लोगों से माफी मांगती है। ये देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि डूजुन ने इसके साथ वहाँ पर ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये यहाँ पर वापस आकर हम सभी लोगों से माफी मांग रही है। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 60 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूरम डीमन के एपिसोड 61 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा डूजुन यूरिन से कहता है कि सभी से माफी मांगो। यूरिन वहाँ पर सभी लोगों से माफी मांगती है और कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ करना। ऑफिशियल्स जो लोग यहाँ पर मेरी वजह से आए अपना काम छोड़कर वो लोग यहाँ पर इस मसले को हल करने के लिए आए, और आप सभी लोग हंटर जिनके ऊपर मैंने इल्जाम लगाया कि आप सभी लोग यहाँ पर वर्कशॉप क्रिएट कर रहे हो, आप सभी से मैं माफी चाहती हूँ। तो वो सभी लोग उसे कहते हैं कि नहीं तुम्हें ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, हम लोग समझ सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक गलतफहमी थी। वहाँ डूजुन उन सभी लोगों से कहता है कि अब जबकि यहाँ का मसला हल हो चुका है तो फिर ठीक है, मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को वापस अपने अपने काम पर चले जाना चाहिए। तो वहाँ डूजुन उस हंटर से कहता है कि अब जबकि यहाँ पर जो सिविल कंप्लेंट थी वो हल हो चुकी है तो फिर क्या हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग पब्लिक ऑफिशियल्स और हमें जाकर ऑफिस में अपना काम भी करना है। तो वहाँ हंटर उनसे कहता है क्यों नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आकर इस मसले को हल करने के लिए, ठीक है आप लोग जा सकते हो। वहाँ डूजुन आगे बढ़ता है और कहता है कि चलो ठीक है अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। जबकि उसी वक्त बॉस आगे बढ़ते हैं और मैं डूजुन से कहते हैं कि डूजुन तुमने वहाँ पर जाकर किया क्या। डायरेक्टर जंग की बेटी कि मिस जंग यूरिन जो है ये अपने गुस्से के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और किसी को भी अपने गुस्से से बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, ये कभी भी किसी को भी फायर करवा सकती है। लेकिन तुमने यहाँ पर इसको शांत करवा दिया, कहीं तुमने इसे फिजिकली पनिश तो नहीं किया, कहीं तुमने इसे पीटा तो नहीं है। तो दोनों से कहता है कि नहीं बॉस मैंने इसे बिल्कुल भी नहीं पीटा, हम लोग कोई म्यूजियम में थोड़ी है जहाँ पर हम लोग औरतों के ऊपर हाथ उठाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीफ उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं तुम किस म्यूजियम की बात कर रहे हो। तो मार डूजुन कहता है नहीं बॉस कुछ भी नहीं। तो उसके बाद जब ये लोग पोर्टल से बाहर निकलते हो तो बाहर आने के बाद मार डूजुन से कहता है कि
चीफ आप दोनों ऑफिस में चले जाओ, जबकि मैं इसको पहले स्कूल में छोड़कर आता हूँ क्योंकि इसका स्कूल का टाइम है, तो मैं इसे स्कूल में छोड़कर फिर वापस ऑफिस में आ जाऊंगा। तो चीफ उसे कहते हैं अच्छा ठीक है तुम जा सकते हो। चीफ हमारे डूजुन से कहते हैं मैं युक्सु के साथ उसकी कार में चला जाता हूँ, तुम अपनी कार में जाकर इसे छोड़ाओ। तुम्हारा डूजुन कहता है क्यों नहीं। तो उसके बाद हमारा डूजुन जाके गाड़ी में बैठता है और कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। तो वो कहते हैं क्यों नहीं। तो उसके बाद ये दोनों जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। हमारा डूजुन अपनी सीट बेल्ट लगाता है और उससे भी कहता है जल्दी से अपनी सीट बेल्ट को लगा लो, क्योंकि अगर तुम मरना नहीं चाहती तो फिर तुम्हें सीट बेल्ट लगा लेना चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद यूरिन सोच रही होती है इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं मरना चाहती हूँ तो मैं सीट बेल्ट लगाकर मरूंगी। डूजुन उसे कहता है क्या तुमने अपनी बकल को बांध लिया, यानी सीट बेल्ट लगा लिया, अगर लगा लिया तो फिर मैं यहाँ से चलने वाला हूँ। तो वो कहती है नहीं अभी नहीं लगाई। तो हमारा डूजुन इसी के साथ ही गाड़ी चला देता है और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। इसी के साथ यूरिन के चिल्लाने की आवाज आती है। चीफ कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये ड्राइव इस तरह क्यों करता है, इसकी ड्राइविंग इस तरह की क्यों है। तो जबकि युक्सुन से कहता है कि बॉस आपको नहीं लगता कि हमारे डूजुन के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इसके लिए हमेशा मैं ही गाड़ी ड्राइव करता हूँ और मुझे नहीं लगता कि इसने ड्राइविंग टेस्ट को पास किया और उसके बाद से ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। सुनने के बाद चीफ उसे कहते हैं क्या तुमने क्या कहा कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। फिर सारी दोनों चिल्लाकर कहते हैं डूजुन प्लीज वापस आ जाओ, तुम्हारे साथ लेडी यूरिन भी है और लेडी यूरिन को कुछ ना होना चाहिए। तो नेक्स्ट सीन हमें गाड़ी के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर यूरिन हमारे डूजुन से कहती है कि मिस्टर प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं पहले के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ और आपसे सही से माफी मांगना चाहती हूँ। तुम्हारे डूजुन उसे कहता है कोई बात नहीं, इस बारे में भूल जाना चाहिए, मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि तुम इस वक्त बहुत ज्यादा यंग और इसी वजह से इस तरह की हरकतें कर रही थी। हमारे डूजुन उसे कहता है लेकिन क्या तुम मुझे इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हो कि तुम उस रिफ्ट के अंदर क्या कर रही थी। तुम्हें स्कूल में होना चाहिए, अपनी क्लासरूम में होना चाहिए, लेकिन इस वक्त तुम एक डंजन के अंदर जाकर हंटर्स को तंग कर रही थी। वो उसे कहती क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोर हो गई थी। तुम्हारे डूजुन उसे कहता है तो तुम बहुत ज्यादा बोर हो गई थी इसी वजह से तुम वहाँ पर डंजन के अंदर चली गई, तुम्हें नहीं लगता कि डंजन के अंदर जाना नहीं चाहिए। यूरिन उसे कहती है क्या तुम इसके अलावा और कुछ भी नहीं पूछोगे। तुम्हारा डूजुन उसे कहता है कि मैं इसके अलावा तुमसे और कुछ क्यों पूछूंगा, मुझे तुमने बताया ना कि तुम बहुत ज्यादा बोर हो गई थी इसी वजह से तुम डंजन के अंदर गई थी। यूरिन उसे कहती है लेकिन तुम्हें मुझसे ये तो पूछना चाहिए कि मैं बोर क्यों हो गई थी, क्या तुम इस तरह के सवाल मुझसे नहीं पूछने वाले, और तुम इस तरह के सवाल मुझसे पूछो तो अभी मैं तुम्हें आगे से बताऊंगी ना कि मैं बोर क्यों हो गई थी। डूजुन उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो फिर बताओ कि तुम बोर क्यों हो गई थी। हमारी यूरिन उसके एटीट्यूड को देखने के बाद कहती है ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो, इस तरह पूछने से अच्छा था तुम ना ही पूछते। फिर साथ ही वो से कहती है कि अच्छा मुझे तुम एक सवाल का जवाब तो दो, मुझे ये बताओ कि तुम मुझे स्कूल छोड़ने के लिए क्यों जा रहे हो, आज तुम्हारे क्या जरूरत पड़ी है मुझे स्कूल छोड़ने की। तुम्हारे डूजुन से कहता है क्योंकि मेरे पास भी एक बेटी है बिल्कुल तुम्हारी एज की और वो भी हंटर्स अकेडमी में ही जाती है और इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हें भी इस वक्त स्कूल में होना चाहिए मेरी बेटी की तरह। सुनने के बाद उसे कहती है क्या तुम्हारी एक बेटी है वो भी मेरी एज की। फिर साथ ही चिल्लाकर उसे कहती है क्या तुमने क्या कहा कि तुम्हारी एक बेटी है, ऊपर से वो हाई स्कूल में पढ़ती है, लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम्हारी एक बेटी हो सकती है और वो भी हाई स्कूल में पढ़ती है और ऊपर से तुमने कहा कि वो मेरी एज की है। डूजुन से कहता है कि वो मेरी बेटी नहीं है, यानी कि मेरी अपनी बेटी नहीं है बल्कि वो अडॉप्टेड है। तुम्हारा डूजुन से कहता है कि मेरी बेटी के बारे में बात करना छोड़ो, अपने बारे में बताओ कि तुम बोर क्यों हो गई थी, अब बताओ कि तुम बोर क्यों हो गई थी। तो यूरिन से कहती है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें सच्ची सच्ची बताती हूँ कि मैं बोर क्यों हो गई थी। वो उसे कहती है कि जब मेरी इवैल्यूएशन की गई तब पता चला कि मैं ए रैंक की हंटर बनने वाली हूँ, जबकि मैं फ्यूचर में ए रैंक की हंटर बनने वाली हूँ। तो अकेडमी में वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बुक्स के अलावा कुछ भी नहीं है। लगता है कि अकेडमी में बैठकर बुक्स पढ़ने के अलावा हमें सीधा फील्ड में भेजना चाहिए जहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग कर सकें, क्योंकि हमें हंटर बनना, मॉन्स्टर्स को मारना है। तो फिर किताबों में पढ़कर हम लोग क्या करेंगे, बुक के अंदर पढ़ने से मॉन्स्टर्स को मारने के तरीके तो नहीं मिलने वाले। डैड ने मुझे अकेडमी में एक्सपीरियंस के लिए भेजा है, लेकिन मुझे लगता है कि असली का एक्सपीरियंस हमें सिर्फ और सिर्फ डंजन में मिल सकता है। इसी वजह से मुझे लगता है कि स्कूल में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है डंजन में जाकर मॉन्स्टर्स का शिकार किया जाए। तुम्हारा डूजुन से कहता है कि जो तुमने कहा वो भी ठीक है और जो तुम्हारे फादर ने कहा वो भी ठीक है, यानी कि तुम्हें वहाँ से एक्सपीरियंस मिलेगा। तुम कह रही हो कि स्कूल में हमें फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा, वो भी ठीक है। तो ये बात सुनने के बाद यूरिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्या वाकई में तुमने कहा कि मैं ठीक हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही हमारे डूजुन के पास एक विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है अचानक से सेंट्रल यूनिवर्स की एक डिस्टोर्शन रिफ्ट यहाँ पर ओपन हुई है जिसके अंदर से मॉन्स्टर्स निकलने वाले हैं। यूरिन भी हंटर बनने वाली है तो वो विंडो उसे भी दिखाई देती है। वो कहते हैं ये सेंट्रल एरिया कहाँ से आ गया और ये रिफ्ट कहाँ से आ गया, अचानक से यहाँ पर डिस्टोर्शन कहाँ से आई है। डूजुन को पता चलता है कि ये दो वही मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि फर्स्ट ट्यूटोरियल जोन और सेकंड ट्यूटोरियल जोन के होते हैं। दोनों ही मॉन्स्टर्स वहाँ पर अपीयर होते हैं, दोनों वहाँ पर बाहर निकलते हैं और वहाँ पर इंसानों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारा डूजुन भी अपनी गाड़ी को वहीं पर रोकता है। हमारा डूजुन कहता है कि ये दोनों तो वही मॉन्स्टर है जिन्हें ट्यूटोरियल जोन 1 और ट्यूटोरियल जोन 2 में मैंने मारा था, कि ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सेंट्रल एरिया के मॉन्स्टर्स यहाँ पर हमारी दुनिया में कैसे अपीयर हो सकते हैं। दोनों मॉन्स्टर जो होते हैं डूजुन और यूरिन के बिल्कुल सामने खड़े होते हैं। तो हमारा डूजुन कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे जाकर टूसी टूला से बाद में इस बारे में पूछना पड़ेगा ये दोनों ट्यूटोरियल जोन के मॉन्स्टर्स यहाँ पर इस हमारी दुनिया में क्या कर रहे हैं। तो इसी के साथ एक मॉन्स्टर जो होता है अपने मुंह के अंदर से आग निकालता है और उनके ऊपर अटैक करता है। यूरिन जल्दी से अपने आप को कवर करती है और कहती है कि लगता है मैं मरने वाली हूँ। इसी के साथ ही हमारा डूजुन जो होता है वो स्टैक को ब्लॉक कर लेता है। यूरिन वहाँ पर सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ, फ्यूचर की एसएसएस क्लास की एक हंटर बनने वाली थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ। तुम्हारा डूजुन उसके सामने खड़ा होता है, वो आंखें खोलकर सामने की तरफ देखती तो डूजुन उसके सामने खड़ा होता है। यूरिन कहती है ये क्या मैं अभी तक मरी नहीं हूँ। डूजुन ने गाड़ी
को उठाकर सामने की तरफ करके उसके आके अटैक को ब्लॉक किया होता है। यूरिन इस बात से पहुंचना हैरान होती है और कहती है कि आयशा यहाँ पर चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। तो माया डूजन सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट की कार तो गई, लेकिन मैं इससे क्या कर सकता हूँ क्योंकि ये रिफ्ट अपने आप से यहाँ पर ओपन हुई है। मैंने अपनी कार को यहाँ पर बर्बाद कर दिया जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से थी, यानी गवर्नमेंट के ऑफिस की तरफ से थी। माया डूजन अपनी ब्लैक एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है कि यूरिन तुम यहीं पर रुकना, मैं इसको जल्दी से जल्दी खत्म करूंगा। जबकि यूरिन चलाकर उसे कहती है तुम क्या कर रहे हो। तो माया डूजन वहीं पर अपने हाथ में एनर्जी को क्रिएट करने के बाद सामने की तरफ थ्रो कर देता है। जबकि यूरिन चलाकर उसे कहती है नहीं, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। यहाँ पर गैंग शिनोपा भी होते तो मुझे नहीं लगता कि वो इन दोनों एस क्लास के मॉन्स्टर से अकेले फाइट कर सकते थे। चलो जल्दी से यहाँ से निकल चलते हैं, हमें भाग चलना चाहिए। इसी के साथ ही उसे वहाँ पर मॉन्स्टर्स के चिल्लाने की आवाज आती है। वो बहुत सा घबराई हुई होती है, लेकिन साथ ही वो साइड के ऊपर देखती है और कहती है ये क्या, यहाँ पर इतना ज्यादा शोर क्यों हो रहा है और मॉन्स्टर्स चिल्ला क्यों रहे हैं। साइड के ऊपर देखती है और कहती है भाई ये कैसे हो गया, क्योंकि वहाँ पर दोनों ही मॉन्स्टर्स की गर्दन काट चुकी होती है। माया डूजन ने अपनी तलवार फेंक कर दोनों मॉन्स्टर्स की गर्दन काट दी होती है। दोनों मॉन्स्टर्स ग्राउंड के ऊपर आकर गिर जाते हैं और ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होती है। तो माया डूजन उसे कहता है क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। और इन इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होकर वहाँ पर खड़ी होती है। माया डूजन को घूर घूर कर देख रही होती है। माया डूजन उसे कहता है तुम्हें क्या हुआ, कहीं तुम बहुत ज्यादा डरी हुई तो नहीं हो। लेकिन यूरिन आगे से उससे जो सवाल पूछती है वो ये होता है कि हाय तुम हो कौन। तो माया डूजन उसे कहता है कि मैं एक पब्लिक ऑफिसर हूँ। यूरिन चलाकर उसे कहती है कि नहीं, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रही, मैं ये पूछ रही हूँ कि हाय तुम्हारा लेवल क्या है। माया डूजन उसे कहता है कि मैं तुम्हें सच ही बता रहा हूँ कि मैं एक पब्लिक ऑफिसर हूँ। कहती है कि मैं ये नहीं पूछ रही, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे अपने हंटर लेवल के बारे में बताओ कि हाय तुम कौन से सीक्रेट हंटर हो। तो माया डूजन कहता है कि नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक ऑफिसर हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 61 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरम डीमन के एपिसोड 62 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था डूजन वहां पर सेंट्रल एरिया से निकलने वाले दोनों मॉन्स्टर्स को मार देता है और उसके बाद यूरिन को उसके स्कूल तक छोड़ आता है। तो रात के वक्त का सीन दिखाते हैं जहां पर मैनेजर डायरेक्टर जंग के पास आता है और आकर उनसे कहता है कि मैं रिपोर्ट लेकर आया हूँ। आज दिन के वक्त एक डंजन ओपन हुई थी, एक डंजन जिसके अंदर से 2 पावरफुल मॉन्स्टर्स निकले थे जो कि अबव वेस्ट लेवल थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी कॉस्टुअलिटीज नहीं है और हमने वहाँ पर रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया हुआ है। जिस हंटर ने उन दोनों मॉन्स्टर्स को मारा था उस हंटर के बारे में अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मास्टर जंग उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि हमें अभी भी उस हंटर के बारे में जानने की जरूरत है कि उन दोनों मॉन्स्टर्स को किसने मारा होगा, कौन से हंटर ने मारा होगा। तो मैनेजर उनसे कहता है कि हाँ मुझे ठीक है, आपकी समझ आ गई कि आप क्या कहना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा ऐसा है जो कि इस तरह के 2 एस लेवल के मॉन्स्टर्स को अकेला मार सकता है। मुझे लगता है कि मिस्टर ली डूजन ने ये किया होगा। तो डायरेक्टर जंग यहाँ पर बार बार अपनी बेटी को कॉल कर रहे थे, लेकिन उसकी बेटी कॉल नहीं पिक कर रही होती क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है। इसी वजह से वो अपने डैड की कॉल पिक नहीं कर रही होती। डैड कहते हैं पता नहीं वो कहाँ पर चली गई, लगता है कि मैंने उसे कुछ ज्यादा गुस्सा कर दिया जिसकी वजह से वो अपने डैड से बात भी नहीं कर रही और अपने डैड की कॉल भी पिक नहीं कर रही। मैनेजर काफी ज्यादा परेशान होते हैं, अपनी बेटी की वजह से काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और साथ ही उनका सिर दर्द शुरू हो जाता है। तो मैनेजर भागते हुए उनके पास जाता है और कहता है कि डायरेक्टर क्या आप ठीक हैं। मुझे पता है कि आप अपनी कंट्री के बारे में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन आपको कम से कम आप इतनी ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए कि आप अपना ख्याल भी नहीं रखते। आपको पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और उसके बाद कंट्री के बारे में सोचना चाहिए। इसके साथ ही डायरेक्टर बेचारे बेहोश हो जाती हैं, जबकि वो मैनेजर जो होता है वो चिल्लाकर वहाँ पर डायरेक्टर का नाम पुकारता है। डायरेक्टर बेचारे जो होते हैं अपनी बेटी की वजह से परेशान होते हैं। डायरेक्टर वहाँ पर रो रही होती है और कहते हैं कि बेटी प्लीज मुझे माफ कर दो और घर वापस आ जाओ। लेकिन उनकी बेटी जो होती है वो डूजन के अपार्टमेंट के सामने खड़ी होती है, वहाँ पर खड़ी होती है और अपने डैड की कॉल भी पिक नहीं कर रही होती है। अपने हाथ में मोबाइल लेकर बैठी होती है और कहती है कि डैड प्लीज मुझे माफ करना, मैं आपकी कॉल पिक नहीं कर सकती, मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है जो कि मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, एक बंदा जो मेरी मुश्किल को हल कर सकता है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ। तो मुझे अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए और वो सिर्फ एक ही बंदा दे सकता है। तब तक मैं घर वापस बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। और वो अपना सामान पैक करके वहाँ पर आई होती है जैसे कि वो डूजन के साथ रहने के लिए आई हो। डूजन उसे जैसे अपने साथ रख भी लेगा। तो नेक्स्ट सीन में अंदर का दिखाते हैं चुनी खाना बना रही होती है, जबकि योंगजोंग जो होता है वो टीवी देख रहा होता है। तो वक्त दरवाजे के ऊपर बेल बजती है तो हमारी जुनही जो होती है वो योंगजोंग से कहती है योंगजोंग जाओ जाकर देख कर आओ कौन है। योंगजोंग से कहता है कि अभी तो मुझे यहाँ पर ड्रामा में मजा आ रहा था और तुमने अभी मुझे बाहर भेज दिया। अच्छा ठीक है मैं देख कर आता हूँ। वो जाकर दरवाजा खोलता और कहता है कौन है जहाँ पर। सामने वहाँ पर यूरिन खड़ी होती है। यूरिन जो होती है वो सामने की तरफ देखती है और कहती है हेलो आजुसी मैं यहाँ पर आ गई। लेकिन उसे वहाँ पर सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता क्योंकि योंगजोंग का साइज काफी ज्यादा छोटा होता है और वो नीचे नहीं देख रही होती। तो यूरिन कहती है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगती है तो उसका घुटना जो होता है वो योंगजोंग के मुंह पर पड़ता है। योंगजोंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ओए नीचे देख कमीनी कहीं कि तुम कहाँ पर देख रही हो। साथ ही यूरिन जो होती है बहुत ज्यादा घबरा जाती है और एक चीख मारती है और कहती है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या एक मॉन्स्टर है। तुम्हारा योंगजोंग से कहता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर हमारे घर पर क्या कर रही हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। महसूस कर लेती है कि ये बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है और साथ ही ये काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा है। तो
तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर मिस्टर ली डूजुन से मिलने के लिए आया, मेरा नाम जंग जूरी है। जोंग उसे कहता है कि मास्टर इस वक्त नहा रहे हैं। तो जूरी उसे कहती है कि घर में और कोई भी नहीं है। तुम्हारा डूजुन उसे कहता है, सॉरी डूजुन नहीं, जोंग उसे कहता है कि नहीं घर में और कोई भी नहीं है। फिर साथ ही वो उसे किक मारते हुए बाहर फेंक देता है और कहता है कि मास्टर के ऑर्डर्स हैं कि हम यहाँ पर पैडलर्स को नहीं ले सकते, यहाँ से दफा हो जाओ। इसी के साथ जूरी पीछे की तरफ घूमती है, दरवाजे के अंदर घुस जाती है और उसे कहती है कि दरवाजा खोलो, जी तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर से मुझे बाहर कैसे फेंक सकते हो, मैं कोई पैडलर नहीं हूँ, यहाँ पर ऑफिसर ली डूजुन से मिलने के लिए आई हूँ। जोंग उसे कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम्हें यहाँ पर अंदर आने की इजाजत नहीं है, ये हमारा घर है, तुम यहाँ पर नहीं आ सकती। तो दोनों वहाँ पर लड़ रहे होते हैं। जुनी और कासिल दोनों की शोर की आवाज आती है, तो वो दोनों कहते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। वो जोंग से कहती है कि जोंग वहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे वहाँ पर बाहर आती है, दरवाजे में आकर देखती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और कौन है दरवाजे पर जो तुम्हारे साथ शोर मचा रहा है। जूरिन वहाँ पर नीचे गिरी पड़ी होती है और जूरिन के नीचे हमारा जोंग होता है, उसने जोंग को पकड़ रखा होता है। तो मैं जुनही वहाँ पर आती कहती है, जंग जूरिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जोंग जुनही से पूछता है, क्या तुम इस लड़की को जानती हो। तुम्हें ये बात पहले बतानी चाहिए थी कि तुम्हारी दोस्त एक पैडलर है, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं इसे पहले अंदर आने देता। तो जूरिन से कहती है कि तुम बार बार मुझे पैडलर क्यों कह रही हो, क्या तुम्हें लगता है कोई पैडलर यहाँ पर स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर आएगा। जोंग से कहता है कि क्यों एक पैडलर यूनिफॉर्म पहनकर क्यों नहीं आ सकता, तुम जुनही की दोस्त हो, इसी वजह से मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और तुम्हें अंदर आने देता हूँ। जूरिन उठकर खड़ी हो जाती है और मैं जुनही से कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तुमने मुझे अंदर आने दिया, और वैसे भी तुम तो मुझे पहले से जानती होगी क्योंकि तुम हमारी एकेडमी में भर्ती हो, इसी वजह से तुम्हें मेरे बारे में पता होगा कि मैं डायरेक्टर जंग की बेटी हूँ। जुनही भी सोच रही होती है, ये डायरेक्टर जंग की बेटी हमारे घर में क्या कर रही है, इसका यहाँ पर क्या काम है। इससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, जबकि जूरिन जुनही की तरफ घूर घूर कर देख रही होती है और सोच रही होती है कि इसमें ऐसा क्या खास है। अरे रास्ते में मिस्टर ली डूजुन इसकी तारीफें कर रहा था, इसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है, ये तो बिल्कुल भी स्पेशल नहीं लगती। जूरिन हमारी जुनही को बताती है कि आज दिन के वक्त तुम्हारे फादर ने मेरी जान बचाई थी, उन्होंने मेरी हेल्प की थी, इसी वजह से मैं थैंक यू बोलने के लिए यहाँ पर आई हूँ, तो मुझे जल्दी से बताओ कि वो कहाँ पर है, मैं उनसे मिल सकती हूँ। जुनही सोच रही होती है कि अब मैं इसका क्या करूँ, मैं इसे यहाँ से धक्के देकर बाहर भी नहीं निकाल सकती क्योंकि यहाँ पर डैड के लिए आई और डैड को थैंक यू बोलने के लिए आई है, जैसे मैं इसे यहाँ से निकाल नहीं सकती। जुनही से कहती है, अच्छा ठीक है मेरे साथ आओ, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें एक ग्लास वाटर देती हूँ, पानी पियो, उसके बाद वहाँ पर थैंक यू बोल देना। आदि वो उसके सामान की तरफ देखती है और कहती है कि ये अपने साथ इतना सारा लगेज क्यों लेकर आई है, क्या ये यहाँ पर रहने के लिए आई है, क्योंकि यहाँ पर इतना सारा सामान लेकर आने का क्या फायदा अगर ये सिर्फ और थैंक यू बोलने के लिए आई है। तो उसके साथ आगे की तरफ बढ़ती है, टेबल की तरफ जा रही होती है और कहती है कि तुम्हारा घर तो मेरे रूम से भी छोटा है। तो हमारा जोंग उसे कहता है कि हमने कौन सा तुम्हें अपने घर में इनवाइट किया है, तुम तो खुद ही चली आई हो, तो तुम्हें यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है तुम्हारा घर कितना बड़ा है। जूरिन जाकर सोफा के ऊपर बैठ जाती है और यूनी से कहती है कि मैंने तुम्हारे डैड से सुना, तुम्हारे डैड ने मुझे बताया कि तुम उनकी बेटी हो। यूनी भी गुस्से के साथ उसकी तरफ देखती है और कहती है तो इस बात से क्या मतलब है। यूनी सोच रही होती है कि हाय जैसे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है, मैं यहाँ पर मास्टर ली डूजुन की बात कर रही हूँ और ये गुस्सा हो रही है। डूजुन नहाकर बाहर निकलता है और उन्हें कहता है कि कौन यहाँ पर आया। वो दोनों साइड के ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर डूजुन खड़ा होता है, हमारा डूजुन वहाँ पर आता है तो हमारा डूजुन वहाँ पर आकर कहता है कि ये क्या, ये तो तुम हो, और साथ ही वो एक लंबी सांस लेता है। यूनी उनका खड़ी हो जाती है और गुस्से के साथ कहती है इस बात का क्या मतलब है, तुमने मुझे देखकर यहाँ पर एक लंबी आंख क्यों भरी है। हमारा डूजुन जोंग से कहता है कि जोंग मैंने तुमसे क्या कहा था, मैंने तुम्हें कहा था ना किसी भी पैडलर को घर के अंदर मत आने देना, और तुमने यहाँ पर इसे अंदर इंटर क्यों होने दिया। जोंग से कहता है कि बॉस मैं तो अपना मिशन पूरा कर रहा था, लेकिन ये जुनही को जानती है, इसी वजह से मुझे इसे अंदर आने देने पड़ा। तो यूनी चिल्लाकर उसे कहती है कि मैं कोई पैडलर नहीं हूँ। तुम्हारा डूजुन कहता है तो बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए आई हूँ। डूजुन उसे कहता है कि वाकई में तुम मुझे थैंक यू बोलने के लिए आई हो। तो वो उसे कहती है हाँ मैं तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए आई हूँ। फिर साथ ही वो उसे कहती है ऑफ कोर्स यहाँ पर मेरे आने की रीजन यही नहीं है, ऑफ कोर्स मेरे यहाँ पर आने की एक और भी रीजन है। मैं तुम्हें अब डायरेक्टली कैसे बताऊं कि मेरे यहाँ पर आने की और क्या रीजन है। इसी के साथ ही वो जैसी मैं डूजुन से बात करने लगती है और उसे बताने लगती है कि उसके यहाँ पर आने की क्या रीजन है। मैं डूजुन से कहता है कि मैं मना करता हूँ, मैं यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लाकर उसे कहती है तुमने अभी मेरी बात सुनी कहाँ है और तुमने पहले यहाँ पर मेरी बात को मना भी कर दिया। तो मैं डूजुन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मुझसे यही कहने वाली हो कि मैं तुम्हारा मास्टर बन जाऊँ और तुम मेरा स्टूडेंट बनना चाहती हो। ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें अपनी स्टूडेंट नहीं बना सकता। तो वो कहती है तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर इस वजह से हूँ कि तुम्हारे पास कोई माइंड रीडिंग स्किल्स भी हैं। डूजुन से कहता है कि नहीं मेरे पास कोई भी माइंड रीडिंग स्किल्स नहीं है, लेकिन तुम अपने साथ यहाँ पर बैग उठाकर लाई हो, इसका मतलब क्या हो सकता है। तुम अपने डैड से भाग रही हो, तुम यहाँ पर इतना सामान लेकर आई हो और मुझसे यही पूछ सकती हो। तो यूरिन चिल्लाकर उसे कहती है अगर तुम यहाँ पर मुझे अपना स्टूडेंट बना लेते हो तो मैं तुम्हें 10 बिलियन वॉन दूंगी। तो डूजुन से कहता है क्या तुम्हें पता है कि एक एस क्लास के मॉन्स्टर को मारकर उसकी बॉडी के अंदर से जो क्रिस्टल निकलता है वो कितने में बिकता है। यूरिन उसे कहती है कि मैं एक ऑफिशियल हंटर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि एक क्रिस्टल जो है वो तकरीबन 80 मिलियन वॉन में तो बिक जाता होगा। डूजुन उसके सामने अपना सीना तान कर खड़ा होता है तो वो उसकी तरफ देखती है और कहती है अच्छा ठीक है मुझे समझ आ गई कि तुम एक एस क्लास से भी अबव के हंटर और तुम एस क्लास के हंटर मॉन्स्टर्स को मारकर उनकी कोर्स को बेचकर 10 बिलियन वॉन तो बड़ी आसानी से कमा सकते हो। तो यूरिन हमारे डूजुन से कहती है तो फिर तुम ही बताओ कि तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए और क्या कर सकती हूँ कि तुम मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। डूजुन से कहता है कि मेरे खाना खाने का वक्त
वक्त हो चुका है और मुझे लगता है कि तुम्हारे जाने का वक्त हो गया, इसलिए प्लीज यहाँ से चली जाओ। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 62 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे आप सब लोग म्यूरियम डीमन के एपिसोड 63 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा डूजुन जो होता है वो मिस जूरिन को पहले ही ना कर देता है। उसकी बात सुने बिना है तो मिस जूरिन उसे कहती है लेकिन मेरी बात को पूरा सुन तो लो। तुम्हारा डूजुन उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या कहने के लिए आई हो, तुम चाहती हो कि तुम मेरी स्टूडेंट बन जाओ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अपनी स्टूडेंट नहीं बना सकता, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जूरिन उसे कहती है क्या इस बारे में जरा सा भी नहीं सोच सकते, क्या तुम इस बारे में थोड़ा सा सोच नहीं सकते कि मुझे अपनी स्टूडेंट बना लो। डूजुन उसे कहता है नहीं, कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इससे बेचारी काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तो इसी के साथ ही हमारा डूजुन से कहता है तुम्हारे पास एक कंडीशन है, तुम उस कंडीशन को फॉलो करती हो तो फिर उसके बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लूंगा। तो जूरिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है बताओ कि वो कंडीशन क्या है। तुम्हारा डूजुन से कहता है कि तुम्हें इस बार अपनी अकेडमी में फर्स्ट आना होगा। अगर तुम ग्रेजुएट होती हो फर्स्ट नंबरों के साथ, फर्स्ट रैंकिंग के साथ, तो उसके बाद मैं सोचूंगा कि तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लिया जाए। तो क्या सोचती हो इस बारे में? उसे कहती है कि वाकई में ऐसा हो सकता है। तो पहले तो वो सोच रही होती है कि फर्स्ट रैंकिंग के ऊपर आना बहुत ज्यादा मुश्किल है, फिर साथ ही वो सोच रही होती है ठीक है मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं पहले नंबर पर आकर दिखाऊंगी और उसके बाद तुम्हें मुझे अपना स्टूडेंट तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। डूजुन से कहता है कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप जल्दी से घर वापस चली जाओ। तो वो कहती है हाँ ठीक है, मुझे समझ आ गया, मैं वापस जाने वाली हूँ और देखना मैं एक ना एक दिन ग्रेजुएट होंगी, वो भी फर्स्ट पोजीशन के ऊपर, और उसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगी। आती वो भागती हुई जुनही के पास आती है और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे कहती है कि मुझे लगता है कि हम लोग स्कूल में एक दूसरे को बहुत ज्यादा देखने वाले हैं, तो हम दोनों का एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा बनने वाली है, हम दोनों एक दूसरे की दोस्त बनेंगी। साथ ही वो अपने बैग उठाती है और वहाँ से भाग जाती है और जाते हुए से कह जाती है कि कल मैं तुम्हें स्कूल में मिलूंगी। जबकि मैं जुनही सोच रही होती है ये कल मुझे स्कूल में मिलने का क्यों कहकर गई है, कल तो छुट्टी है, कल संडे है। फिर ये सभी लोग खाना खाने के लिए अपनी टेबल पर बैठ जाते हैं। जबकि मैं डूजुन सोच रहा था मुझे लगता है कि अब मेरी वजह से ये स्कूल जाया करेगी ताकि ये पहले नंबर पर ग्रेजुएट हो सके, और इस बात से जंग काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं। नेक्स्ट में डायरेक्टर जंग का दिखाया जाता है। डायरेक्टर जंग अपने रिसर्च डिपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ पर उन्होंने उन दोनों मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज को रखा होता है, जो दोनों मॉन्स्टर्स सेंट्रल यूनिवर्स रिफ्ट के अंदर से बाहर निकले थे। यहाँ पर जो साइंटिस्ट होता है वो उनके ऊपर रिसर्च करने के बाद उन लोगों से कहता है कि यहाँ पर जो दो मॉन्स्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये दोनों ही मॉन्स्टर्स अबव एस लेवल हैं। आज के बाद से कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स अपीयर होना शुरू हो गए हैं जो कि एस लेवल से भी 2 से 3 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, यानी कि हर बार की तरह बिल्कुल वैसे ही हो रहा है कि मॉन्स्टर्स का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो डायरेक्टर जंग से कहते हैं कि मैं तो ये सोचकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता हूँ कि अब हमारा क्या बनेगा कि एस लेवल से भी ऊपर के मॉन्स्टर्स अपीयर होना शुरू हो गए हैं। तो साइंटिस्ट उन लोगों से कहता है कि डायरेक्टर यहाँ पर बिगर प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास एस लेवल से अबव के मॉन्स्टर्स अपीयर हो रहे हैं, बल्कि इससे भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि सेंटर एरिया ने हमारी अर्थ को स्वालो करना शुरू कर दिया है। एरिया की रिफ्ट जो है वो बड़ी होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ जो है उसका साइज छोटा होना शुरू हो जाएगा। सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। डायरेक्टर जंग से कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि जिसके बारे में हम लोगों ने सोचा था वो वाकई में हो रहा है। तो यहीं पर हमारा गैंग जुन ओपा भी होता है। तो गैंग जुन उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो, क्या हमें इस बारे में पहले ब्रीफ नहीं किया गया। डायरेक्टर जंग उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर नहीं पता होगा, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि पिछले कुछ सालों से हम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं उस रिसर्च में हमें क्या पता चला है। लोग 3 साल पहले उस रिफ्ट के अंदर गए थे जिसे सेंटर कहते हैं, हम लोग जिसे सेंटर कहते हैं। तुम लोग सेंट्रल एरिया में 3 साल पहले गए और उसके बाद से यहाँ पर हायर लेवल की डंजन्स ओपन होना शुरू हो गई। तुम्हारे वहाँ पर जाने से पहले यहाँ पर जो हायर लेवल की डंजन थी वो ए लेवल की डंजन थी, और उसके बाद जब तुम वहाँ पर एंट्री मारी उसके बाद से एस लेवल की मॉन्स्टर्स भी यहाँ पर अपीयर होना शुरू हुए, एस लेवल की रिफ्ट्स ओपन होना शुरू हुई। तो मतलब यह है कि जितनी बार तुम लोग सेंट्रल एरिया में जाते हो उतनी बार यहाँ पर पावरफुल मॉन्स्टर्स और पावरफुल रिफ्ट्स ओपन होती हैं। तो गैंग जुन उन लोगों से कहता है तो इसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा हम लोग सेंट्रल एरिया को एक्सप्लोर करते जाएंगे उतना ज्यादा मॉन्स्टर्स जो है वो पावरफुल होते जाएंगे और मॉन्स्टर्स उतने ज्यादा पावरफुल अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। जंग उसे कहते हैं कि हाँ पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने यही यहाँ पर हिसाब लगाया है, इतना ज्यादा हम लोग उस एरिया को एक्सप्लोर करेंगे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर्स सेंट्रल एरिया से यहाँ पर हमारी दुनिया में भेजे जाएंगे। हम लोग इसको स्वॉलोइंग द अर्थ भी कह सकते हैं कि वो मॉन्स्टर्स जो है हमारी दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, और एक दिन ऐसा आएगा जब ये मॉन्स्टर्स जो है इनका लेवल इतना हायर हो जाएगा कि इंसानियत इनके सामने टिक नहीं पाएगी और ये पूरी दुनिया को स्वॉलो कर जाएंगे। जुन कहता है तो फिर हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपके कहने का क्या मतलब है कि हमारी इंसानियत के लिए कोई भी उम्मीद की किरण नहीं है। डायरेक्टर जंगू से कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारी स्पेकुलेशंस हैं, ऐसा नहीं है कि ये वाकई में सच होने वाला है। हमें इस सब के बारे में दोबारा से एक मीटिंग करनी होगी क्योंकि ऑफिसर ली डूजुन उसने कहा है कि वो सेंट्रल एरिया से इंफॉर्मेशन लेकर आएगा और जब वो सारी की
सारी इन्फॉर्मेशन हमें लाकर दे देगा उस ट्यूटोरियल बेल्ट की, तो उसके बाद हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे और अपने हंटर्स को वहां पर भेजेंगे कि हम लोग हमेशा के लिए सेंट्रल एरिया से निजात हासिल कर लें। तो यहाँ पर ये देखा जाए तो ये सारे का सारा इस वक्त ऑफिसर ली डूजुन के हाथ में है। हमें सैटरडे का दिखाया जाता है। कार्सिल हमारे डूजुन से कहती है कि मास्टर मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तो हमारा डूजुन कहता है हाँ क्यों नहीं, ठीक है तुम इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। जैसे वो बाहर निकलने लगता है यूनी उसके पास आती है और कहती है, तो यूनी उसके पास आती है और उसे कहती है कि डैड क्या तुम इस वीकेंड भी बिजनेस ट्रिप के ऊपर जाने वाले हो, जैसे कि पिछले 3 बिजनेस ट्रिप के ऊपर तुम जा चुके हो। तुम्हारा डूजुन उसे कहता है हाँ मुझे बिजनेस ट्रिप के ऊपर जाना पड़ेगा, हर वीकेंड के ऊपर एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, मुझे लगता है कि अगले कुछ महीने तक मुझे इसी तरह काम करना पड़ेगा। तो यूनी वहाँ पर काफी ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है अच्छा ठीक है। तुम्हारा डूजुन कहता है इस बात का क्या मतलब है, तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो। भाई जोंगजोंग को भी दिखाते हैं कि जोंगजोंग आगे बढ़ता जाके हमारे डूजुन को पंच मारते हुए कहता है तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। यूनी ने कहा था कि आज हमें बाहर लेकर जाएगी हमें खाना खिलाने के लिए, लेकिन आज भी तुम काम पर जाने वाले हो, वीकेंड के ऊपर भी तुम काम के ऊपर जा रहे हो, तो हमें खाना खाने का टाइम कब मिलेगा, हम लोग बाहर कब जा पाएंगे। सुनने के बाद हमारा डूजुन कहता है कि तुम लोग यहाँ पर ये क्या बात कर रहे हो कि तुम लोग बाहर जाकर खाना चाहते हो, लेकिन ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ क्योंकि हमारी यूनी हमेशा घर पे खाना बनाती है। यूनी से कहते हैं कि असल में बात यह है कि मुझे स्कॉलरशिप मिली है, इसी वजह से मैं तुम सभी लोगों को पार्टी देना चाहती थी कि हम सभी लोग मिलकर बाहर जाकर मजा करेंगे, इसी वजह से मैंने ये प्लानिंग बनाया था और प्लान किया था और ये बहुत ज्यादा सरप्राइज रखा था। मुझे क्या पता था कि तुम्हें वीकेंड के ऊपर बिजनेस ट्रिप के ऊपर जाना पड़ेगा इसी वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें जाओ, तुम बिजनेस ट्रिप के ऊपर चले जाओ, मेरा क्या है, मैं यहाँ पर घर पे कुछ बनाकर खा लूंगी। जोंगजोंग भी उदास होकर पीछे बैठ जाता है और कहता है कि ये बड़े अफसोस की बात है कि आज मैं बाहर जाकर कुछ खाने वाला था, लेकिन अफसोस अब मुझे बाहर का खाना नहीं मिलेगा। तुम्हारा डूजुन दोनों की बातें सुनने के बाद वहाँ पर सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर इस तरह निराश तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तुम्हारा डूजुन उनसे कहता है कि तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। डूजुन कहता है कि क्योंकि तुम लोगों का प्लान शाम के वक्त बाहर जाने का, तो फिर ठीक है, शाम के वक्त से पहले मैं घर वापस आ जाऊंगा और उसके बाद हम लोग चलेंगे जहाँ पर भी तुम लोग जाना चाहते हो। यूनी और जोंगजोंग दोनों इस बात से बहुत ज्यादा खुश जाती है। तुम्हारा डूजुन वहाँ से निकल आता है। तो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ट्यूटोरियल बेल्ट का। ट्यूटोरियल बेल्ट यानी कि सेंट्रल जोन के तीसरे लेवल का, तीसरे ट्यूटोरियल का। डूजुन तीसरे लेवल के ऊपर पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारा ढेर सारा लावा होता है और वहाँ पर प्लेट्स होती है, जिन प्लेट्स के ऊपर हमारा डूजुन खड़ा होता है। टूसी टूला भी वहीं पर होती है। तुम्हारा डूजुन कहता है टूसी टूला बताओ कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस ट्यूटोरियल टेस्ट को कैसे पास करना है। तो कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर एक आइटम मिलेगी जो कि स्टार्ट करने के लिए होगी, उसके बाद तुम यहाँ पर इसको स्टार्ट कर सकते हो। डूजुन कहता है क्या वो आइटम क्या होने वाली है, तो वो कहती है जरा सब्र करो तुम्हें मिल जाएगी। जबकि यहाँ पर कार्सिल को दिखाते हैं कि कार्सिल वहाँ पर लावा को देख रही होती है और कहती है कि ये कितना ज्यादा वार्म है, फिर साथ ही वो लावा के अंदर जाकर लेट जाती है और कहती है कि मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। डूजुन के सामने एक रिंग अपीयर होती है, यही वो आइटम होती है। तुम्हारा डूजुन उस रिंग को अपने हाथ में पकड़ता है, एक कलरलेस रिंग होती है जो कि उसे मिली है और उसके बारे में जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं, एक 5th क्लास की रिंग है और उसके अंदर सॉकेट्स हैं, सॉकेट्स जिसके अंदर वो अपने लिए स्किल्स को ऐड कर सकता है, स्किल्स को रख सकता है। तो टूसी टूला हमारे डूजुन को बताती है कि ये रिंग जो है ये इस पूरे सेंट्रल एरिया में सबसे बेस्ट पार्ट है, क्योंकि इसी की मदद से तुम यहाँ पर अपने स्किल्स को यूज कर पाते हो। डूजुन से कहता है क्या वाकई में ये सबसे बेस्ट चीज है। तो टूसी टूला उसे कहती है हाँ ये सबसे बेस्ट है। तो तुम सेंट्रल एरिया में ये रिंग नहीं रखते, तुम्हारे पास सेंट्रल एरिया में ये रिंग नहीं है, तो तुम अपने स्किल्स को यूज नहीं कर सकते। डूजुन अपनी ब्लैक फायर को रिलीज करता है और उसे कहता है लेकिन मैं तो यहाँ पर अपने स्किल्स को यूज कर सकता हूँ। टूला उसे कहती है लेकिन तुम यहाँ पर ट्यूटोरियल बेल्ट में अपने स्किल्स को यूज कर पा रहे हो, लेकिन जब तुम सेंट्रल एरिया में जाओगे, सेंट्रल एरिया के कोर यूनिवर्स में जाओगे, वहां पर तुम अपने स्किल्स को यूज नहीं कर पाओगे। टूसी टूला उसे कहती है क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर ये ट्यूटोरियल जोन क्यों बनाए गए हैं। ट्यूटोरियल जोन इसलिए बनाए गए ताकि तुम यहाँ पर ट्यूटोरियल जोन में मॉन्स्टर्स को पकड़ सको, टेस्ट को पास कर सको और तुम्हें यहाँ पर से एक स्किल मिलता है। 2 ट्यूटोरियल जोन्स को पार करने के बाद तुम्हें यहाँ पर 2 स्किल्स मिले थे और अब यहाँ पर तुम्हें तीसरा स्किल मिलने वाला है। इन सभी स्किल्स को तुम अपनी रिंग के अंदर स्टोर कर सकते हो। अब तुम यहाँ पर ट्यूटोरियल बेल्ट को छोड़कर आगे मेन जोन के अंदर जाओगे, वहां पर जाने के बाद तुम स्किल्स को यूज नहीं कर पाओगे, वहां पर सिर्फ और सिर्फ रिंग के अंदर मौजूद स्किल्स को यूज किया जा सकता है। एक और बात मैं बताता हूँ कि इस वक्त हम लोग तीसरे ट्यूटोरियल टेस्ट में और यहाँ पर हम एक टावर के अंदर है। इस टावर के 7 फ्लोर है, 7 फ्लोर के ऊपर 7 बॉस मॉन्स्टर्स हैं। 7 बॉस मॉन्स्टर्स को हराने पर तुम्हें 7 स्किल्स मिलेंगे। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 63 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा डूजुन 7 के 7 फ्लोर के 7 फ्लोर बॉस को हरा देगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके किसी को बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो म्यूरियम डीमन के लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि टूसी टूला हमारे डूजुन को बताती है कि इस वक्त जिस ट्यूटोरियल जोन में तुम हो यहाँ पर 7 फ्लोर हैं, 7 फ्लोर के पास 7 बॉस मॉन्स्टर्स हैं, 7 बॉस मॉन्स्टर को हराने पर तुम्हें 7 स्किल्स मिलेंगे। टूसी टूला उसे कहती है कि मैं बस उम्मीद करती हूँ कि तुम यहाँ पर हर्ट ना हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी फ्लोर को क्लियर नहीं कर सकते तुम वहीं पर से फॉरफिट कर सकते हो, जितने स्किल्स तुम्हें मिलेंगे वो सारे के सारे स्किल्स तुम्हारे हो जाएंगे। टूसी टूला उसे बता रही होती है कि तुम्हारे जैसे ट्रैवलर्स के लिए मैं अपना सबसे बेस्ट देती हूँ और हमेशा तुम्हारी सुरक्षा के बारे में सोचती हूँ, फिर साथ ही वहाँ पर वो अजीब सी एक्टिंग करना शुरू कर देती है और
अपनी तारीफें करना शुरू कर देती है। डूजुन कार्सिल से कहती है कि मुझे लगता है कि इसके दिमाग में कोई ना कोई तो लोचा जरूर है, ये हमेशा इस तरह की एक्टिंग करना शुरू कर देती है और ये बहुत ज्यादा अजीब होता है। कार्सिल उसे कहती है कि मास्टर मुझे लगता है कि इसकी बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है। जिस तरह की ये हरकतें करती है इसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं। साथ ही मैं डूजुन सामने बॉस मॉन्स्टर की तरफ देखता और कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि वहाँ पर सामने दरवाजे के पास जो बॉस मॉन्स्टर या गार्डियन जो भी है डोर कीपर, उसको हमें हराना होगा। उसे हराता हूँ तो मुझे एक स्किल मिलेगा। टूसी टुला से कहती है कि मैंने तुम्हें अभी भी यहाँ पर यही तो बताया कि डोर कीपर को हराने पर तुम्हें एक स्किल मिलने वाला है। तुम्हारा डूजुन अपने हाथ में एनर्जी बॉल क्रिएट करता है और उसे कहता है लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर ये सभी डोर कीपर्स को हराता जाऊं और उसके बाद एंड के ऊपर पहुंचूं। तो मुझे सबसे पहले एंड के ऊपर जाना चाहिए और जाकर एंड वाले डोर कीपर को हराना चाहिए और उसके बाद मुझे एक स्किल मिलेगा और ये ट्यूटोरियल टेस्ट भी पास हो जाएगा। यहाँ पर तुमने किसी जगह के ऊपर भी ये नहीं कहा कि बाकी के सभी को हराना होगा तभी मैं 7वें लेवल पर पहुंच सकता हूँ। डूजुन वहीं पर खड़े खड़े अपनी एनर्जी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है तो एनर्जी बॉल ऊपर की तरफ जाता है, वहाँ पर एक सुराख बन जाता है, यानी कि ऊपर 7वें फ्लोर तक एक गैप बन जाता है और डूजुन जल्दी से जंप करते हुए ऊपर चला जाता है। डूजुन जंप करते हुए जैसे वहाँ पर बाहर निकलता है ऊपर वाली साइड के ऊपर, तो वहाँ पर निकलने के बाद जो डोर कीपर होता है एक बड़ा सा स्नेक होता है। डूजुन उस स्नेक को हरा देता है और उसके बाद उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुमने तीसरे ट्यूटोरियल बेल्ट जोन को भी पास कर लिया। तुम यहाँ पर अपनी अचीवमेंट्स को पब्लिसाइज करना चाहोगे। तुम सेंट्रल यूनिवर्स में जितने बाकी के हंटर्स हैं उन सभी के सामने अपनी जो भी अपनी तुम्हारी अचीवमेंट्स हैं उनको पब्लिसाइज कर सकते हो। तुम्हारा डूजुन कहता है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। डूजुन के पास जो रिंग होती है अब उसे यहाँ पर एक स्किल मिल चुका है तो उसकी जो रिंग होती है वो 45 हो जाती है। डूजुन वहाँ पर से सीधा 3rd फ्लोर की लॉबी में पहुंच जाता है जहाँ पर से उसने स्टार्ट किया था। तुम्हारा डूजुन वापस पहुंच जाता है। टूसी टूला जी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुमने इसको खत्म भी कर दिया? मुझे तो लगा था कि तुम्हें इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि 7th फ्लोर के ऊपर जो बॉस मॉन्स्टर था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। डूजुन उसे कहता है कि वो सब खत्म हो चुका है और उसकी रिंग जो होती है उसका कलर चेंज हो चुका होता है, उसके रिंग जो होता है वो उसका कलर ब्लैक हो चुका होता है। तो टूसी टूला उसे कहती है कि तुम्हारी रिंग जो है ये तो ब्लैक कलर की हो गई है और ऊपर से इसकी सारा स्पेसिफिकेशंस तो चेक करो। उसका नाम स्किल फोर्टिफिकेशन रिंग होता है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ 7 सॉकेट्स होती है, यानी 7 स्किल्स को हमारा डूजुन यूज कर सकता है। पर साथ में उसे एक नोट भी बताया जाता है कि तुम यहाँ पर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्किल्स को रख सकते हो जिनको तुम रखना चाहते हो, क्योंकि अगर तुमने गलती से यहाँ पर किसी स्किल को ऐड कर दिया तो बाद में उसे रिमूव नहीं कर पाओगे। जैसे सोच समझकर इसके अंदर स्किल्स को रखना। टूला बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास 7 सॉकेट्स कैसे हो सकती हैं और ऊपर से ये फोर्टिफिकेशन क्या है? मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हारा डूजुन उसे कहता है कि वाकई में तुम्हें इस बारे में नहीं पता? कार्सिल उसे कहती है और तुमने तो कहा था कि तुम्हें यहाँ पर हर एक चीज के बारे में पता है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर ये नहीं पता कि ब्लैक रिंग क्या और फोर्टिफिकेशन क्या है। कि तुम्हें खुद भी सेंट्रल यूनिवर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वो काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम छोटे ड्रैगन कहीं की, देखना कि एक दिन मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगी। डूजुन कार्सिल से कहता है कार्सिल चलो यहाँ से चलते हैं। तो कार्सिल कहती है हाँ मास्टर। तो वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। उनके वहाँ चले जाने के बाद टूला चिल्लाकर कहते हैं कम से कम यहाँ पर रुककर मुझे बताकर तो जाते ब्लैक रिंग, यानी कि तुम्हारे पास जो रिंग है इसका कलर ब्लैक क्यों है और ऊपर से तुम्हारे पास 7 सॉकेट्स क्यों हैं। सीने में 5 बजे का दिखाया जाता है। हमारा डूजुन जुनही के साथ निकल पड़ता है। डूजुन जुनही के साथ बाहर जाता है। ये लोग मूवी देखने के लिए आते हैं। डूजुन कहता है कि बताओ कि हम लोग आज कौन सी मूवी देखने वाले हैं। शुनिए उसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि किंग्स वुमेन नाम की मूवी काफी ज्यादा फेमस है तो हम लोग वहीं जाकर देखने वाले हैं। रंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है क्यों नहीं, हम लोग वही मूवी देखेंगे। साथ ही जुनही को दिखाते हैं कि वो डूजुन के कंधे के ऊपर सर रखते हैं। तो ये लोग काफी मजा करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे होते हैं और यहीं पर हमारे चाइन को दिखाते हैं। चाइन वहाँ पर कुछ खाते हुए आगे बढ़ रही होती है, लेकिन इसी के साथ ही वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। उसे एक झटका लगता है। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैनेजर निम के पास एक लवर कैसे हो सकती है। मैनेजर ली डूजुन के पास एक लवर है और मुझे लगा था कि वो मुझसे प्यार करते हैं। इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। मिस चाइन यहाँ पर सोच रही होती है कि डूजुन सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार करता है, लेकिन अब यहाँ पर वो किसी और दूसरी लड़की के साथ है। इस वजह से वो काफी गुस्सा आ रही थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से काफी इवल ओरा निकल रहा था और आसपास के लोग जो थे वो कहते हैं कि अचानक से इस लड़की को क्या हो गया, इसकी बॉडी के अंदर से इतना हॉट ओरा क्यों निकल रहा है। मिस चाइन कहती है कि जो भी यहाँ पर मुझे धोखा देगा उसे सिर्फ और सिर्फ मौत मिलेगी और वो बड़ी स्पीड से जंप करते हुए आगे बढ़ती है ताकि वो जाकर डूजुन को पकड़ सके। वो डूजुन के पास पहुंच जाती है और गुस्से के साथ जाकर उसके कंधे के ऊपर हाथ रखती है और कहती है कि लीड डूजुन चलो जल्दी से इस तरफ घूमो, हिम्मत कैसे भी मुझे धोखा देने की। तुम यहाँ पर मेरे साथ अच्छा पेश आ रहे थे सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ताकि तुम लोगों के सामने अपनी इज्जत बना सको। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना हूँ जिसे तुमने इस्तेमाल किया और अब तुम यहाँ पर किसी दूसरी लड़की के साथ हो। चाइन उसे कहती है कि मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुई हूँ, मुझे तुमसे बिल्कुल भी अब बात नहीं करनी। ये बात सुनने के बाद जैसे वो बंदा पीछे की तरफ घूमता है तो वो डूजुन नहीं होता बल्कि कोई और होता है और उसके साथ लड़की भी उसकी अपनी गर्लफ्रेंड होती है। तो लड़का उसे कहता है कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। चाइन को भी झटका लगता है कि अब ये बंदा कौन है, ये तो डूजुन है ही नहीं। लेकिन उस बंदे बेचारे को तो चाइन ने फंसा दिया। उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तू क्या तुम यहाँ पर मुझे धोखा दे रहे हो, तुम्हारा असली नाम भी ये नहीं है जो तुमने मुझे बताया था, तुम्हारा असली नाम ली डूजुन है और तुम ली डूजुन बनकर इस लड़की को डेट कर रहे थे और उसके बाद तुम यहाँ पर मुझे डेट करने के लिए चले आए हो। उसे कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं, मैं तो इस लड़की को जानता भी नहीं हूँ कि ये लड़की
कौन है। और दूसरी तरफ मिस चाइन जो होती है वो बेचारी बहुत ज्यादा घबराई होती है, अब मैं क्या करूँ कि मैंने यहाँ पर गलती कर दी। उस बेचारे को काफी ज्यादा मार पड़ जाती है अपनी गर्लफ्रेंड से। साइड कीपर से हमारे डूजन को दिखाते हैं कि हमारा डूजन वहाँ पर उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कि मिस चाइन तुम यहाँ पर क्या करने के लिए हो, क्या तुम भी यहाँ पर मूवी देखने के लिए आई हो। चाइन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है नहीं नहीं मैं यहाँ पर मूवी देखने के लिए नहीं आई, और वो बड़ी स्पीड के साथ वहाँ से भाग जाती है। डूजन कहता है लगता है कि यहाँ पर फ्लैश स्टेप मास्टर करने की कोशिश कर रही है, इसी वजह से ये बड़ी तेजी के साथ यहाँ से भाग गई, जरा इसकी स्पीड तो चेक करो। चाइन के वहाँ चले जाने के बाद हमारा जोंग जो होता है वहाँ पर एक बंदे को पॉपकॉर्न खाते हुए देखकर कहता है कि मास्टर वो बंदा क्या खा रहा है, प्लीज मुझे भी वो चाहिए। तो हमारा डूजन से कहता है कि वो बंदा पॉपकॉर्न खा रहा है, क्या तुम्हें भी वो चाहिए, क्या तुम्हें सेम वैसे ही चाहिए जैसे वो खा रहा है। तो जोंग से कहता है कि हाँ मास्टर मुझे भी बिल्कुल सेम वैसे ही चाहिए। डूजन शॉप पे जाता है, वहाँ पर उसके लिए पॉपकॉर्न खरीदता है और साथ में एक बड़ा कोला भी खरीदता है कार्सेल के लिए। तो वो उन दोनों को उनकी चीजें दे देता है। तो डूजन जो होता है सॉरी योंग जो होता है वो अपनी पॉपकॉर्न से पकड़ता है, उनको खाना शुरू कर देता है और कहता है कि वाह मजा आ गया। साथ ही वो डूजन की तारीफें कर रहे होता है कि मास्टर डूजन तुम वाकई में बहुत ज्यादा जेनरस हो। नहीं वहाँ पर पहुंच जाती है और गुस्से के साथ उसकी तरफ देखती है और कहती है अच्छा तुझे बहुत ज्यादा जेनरस है और मेरे बारे में क्या क्या, मैंने तुम्हें कभी खाना नहीं दिया। बेचारा काफी ज्यादा घबरा जाता है कि यूनही अब उसके ऊपर अटैक करने लगी है, लेकिन यूनही अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसका मुंह साफ करते हुए कहती है योंग तुम क्या गंदे बच्चों की तरह खा रहे हो, पूरे मुंह के ऊपर पॉपकॉर्न लगे हुए हैं, क्या तुम आराम से इंसानों की तरह नहीं खा सकते। उसके बाद यूनही उसे कहती है चलो चलते हैं, चल के मूवी देखते हैं, मूवी स्टार्ट होने वाली है। तो योंग इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है क्या सिर्फ मैंने इस बात को नोटिस किया, यहाँ पे यूनही वाकई में जहाँ पर बहुत ही अजीब सी एक्टिंग कर रही है। उसके बाद ये सभी लोग अंदर की तरफ चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर मूवी स्टार्ट हो जाती है। हमारा योंग अभी भी यूनही की तरफ ही देख रहा होता है कि यूनही यहाँ पर बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। सामने वहाँ पर सिनेमा के ऊपर मूवी चल रही होती है और ये सभी लोग मूवी को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, स्पेशली योंग इस मूवी को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। बाहर आने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और कहता है कि मूवी बहुत ज्यादा अच्छी थी, मुझे इस मूवी को दोबारा देखना है, क्यों ना हम लोग दोबारा देखने के लिए चलें। तो उसके बाद यूनही योंग से कहती है योंग जरा रुको, ये तुम क्या कर रहे हो, चलो ठीक है अब हम लोग मीट खाने के लिए चलते हैं, अब मीट खाने की बारी है। तो योंग कहता है योर हाइनेस क्यों ना मैं तुम्हें यहाँ पर रास्ता लीड करूँ, क्योंकि मैं सबसे बेस्ट मीट की शॉप पर तुम्हें लेकर चलूंगा, मेरी नाक बहुत ज्यादा तेज है। इसके बाद ये सभी लोग मीट शॉप की तरफ चल पड़ते हैं, जबकि हमारा डूजन सोच रहा था चलो ये तो अच्छी बात है कि सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, मैं टाइम के ऊपर घर वापस आ गया जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर बाहर आ पाए। डूजन यूनही और योंग कार्सेल की तरफ देखता है कि वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हमारा डूजन कहता है कि मुझे यही जिंदगी तो चाहिए थी, मैं कई सालों तक म्यूरियम वर्ल्ड में रह कर आया, लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा अकेला था, वहाँ पर मेरे पास फैमिली नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर फाइनली मेरे पास फैमिली है। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 64 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट सीन के बाद यूनही उन लोगों से कहते हैं चलो फिर मीट खाने के लिए चलते हैं, जबकि हमारा डूजन काफी ज्यादा खुश होता है और उसे काफी इस बात का इत्मीनान होता है कि उसके पास अब एक फैमिली है। सभी लोग साथ वाले रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ पर उन लोगों ने बहुत सारा मीट मंगवाया होता है। तो वहाँ पर उनके सामने मीट का एक ढेर लगा होता है, तो योंग और उसके मुंह से तो पानी बह रहा होता है और बाकी के सभी लोग भी वहाँ पर उसी मीट की तरफ ही देख रहे होते हैं। हमारा डूजन बिल की तरफ देख रहा होता है और कहता है उन्हीं क्या तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर तुमने जो मीट स्टैश मंगवाया, एक मीट का स्टैश 80,000 वोन का है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी स्कॉलरशिप इतनी ज्यादा होगी कि तुम इन सारे को कवर कर सको। कार्सेल सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि वाकई में एक पोर्शन जो है वो 80,000 वोन का है, इसका मतलब यह है कि इससे मेरे 4 पैकेजेस फूड के आ सकते हैं, कि मेरे लिए 4 खाने के पैकेट आ सकते हैं। योंग और यूनही दोनों एक साथ चलाकर उसे कहते हैं कि जब तुम लोग खाना खाने के लिए बाहर आते हो तो तुम्हें यहाँ पर सबसे बेस्ट खाना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर हम पैसे के ऊपर ध्यान दें, हमें यहाँ पर सबसे बेस्ट खाना है। डूजन कहता है अच्छा ठीक है तुम लोग खाना स्टार्ट करो। साथ ही वो सोच रहा था लगता है कि इसे मुझे पे करना पड़ेगा क्योंकि इसकी स्कॉलरशिप तो बहुत ज्यादा कम है, उसके साथ ये पे नहीं कर पाएगी। बाद ये लोग यहाँ पर मीट खाना स्टार्ट करते हैं, जबकि हमारा डूजन इसी के साथ ही वहाँ पर बात स्टार्ट करता है और कहता है जबकि तुम्हें यहाँ पर स्कॉलरशिप मिली है, इसका मतलब यह है कि तुम वहाँ पर डॉर्मेटरी में भी जा सकती हो, तुम्हें वहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाएगा कि तुम डॉर्म में रहना चाहती हो या फिर अपने घर से आना चाहती हो। डूजन जैसे यहाँ पर इस वाली बात को छेड़ता है, इसी के साथ ही हमारी यूनही जो होती है वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है कि डॉर्मेटरी, हाँ ठीक है डॉर्मेटरी। डूजन कहता है क्या हुआ, तुम यहाँ पे इतनी ज्यादा उदास क्यों हो गई हो। तो यूनही उसे कहती है कि डैड तुम इस बारे में क्या सोचते हो, डैड क्या तुम चाहते हो कि मैं एक डॉर्मेटरी में जाकर रहूं, यानी कि डॉर्म्स में जाकर रहूं। डूजन उसे कहता है कि नहीं मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर हॉस्टल में जाकर नहीं रहना चाहती तो तुम घर पर रह सकती हो, तुम घर से रोजाना स्कूल के लिए जा सकती हो, कौन सा अकेडमी जहाँ पर से ज्यादा दूर है, तो तुम्हें डॉर्म्स में जाकर रहने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद यूनही से कहती है क्या वाकई में, माँ डूजन से कहता है वाकई में ऐसी बात है, तुम घर पर रहना चाहती हो और मुझे भी ये बात अच्छी तरह से पता है, वैसे भी अगर तुम घर पर रहोगी तो मुझे इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम घर पर रहो। तो जैसे वो ये वाली बात करता है तो कार्सेल भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है। यूनही कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है और वो जल्दी से उठकर भाग जाती है और बाथरूम की
दीवार के साथ जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है ये क्या, मुझे इतने लंबे लंबे सांस क्यों आ रहे हैं, सांस फूल रही है और साथ ही मैं बहुत सा नर्वस हो रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है डैड ने जो बात की उस बात की वजह से ये रिएक्शन आ रहा है, क्या वाकई में असली के पेरेंट्स होना ऐसा होता है। मेरे डैड जो है ये असली डैड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये बिल्कुल डैड की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, क्या असली के डैड होते तो वो भी इसी तरह रिएक्शन करते, वो भी यही कहते कि बेटा तुम्हें डॉर्मेटरी जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम मेरे साथ गाड़ी रहो। तो जुनी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होती है जैसे कि उसे भी यहाँ पर एक फैमिली मिल गई हो। तो वो शीशे में अंदर देखती है जहाँ पर योंगरोंग, कारसेल और माँ डूजुन तीनों वहाँ पर बैठे खाना खा रहे होते हैं। वो जो देखती है और कहती है लगता है कि एक ना एक दिन मुझे इंडिपेंडेंट बनना होगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं अपने डैड के ऊपर भरोसा कर सकती हूँ और अपने डैड के साथ यहाँ पर उनके घर में रहूंगी और उनका साथ दूंगी। मुझे फिलहाल के लिए डैड, योंगरोंग और कारसेल के साथ ही रहना है। तो वो वापिस आती है और आकर योंगरोंग से चिल्लाकर कहती है ये तुमने क्या किया, अभी मैं थोड़ी देर के लिए बाथरूम क्या गई, तुमने यहाँ पर सारे का सारा खाना खा दिया। योंगरोंग से कहता है कि जुनही तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हमने तुम्हारा हिस्सा इलादा करके रखा हुआ है, ये देखो ये तुम्हारा हिस्सा है। तो नेक्स्ट सीन हमें सड़क का दिखाया जाता है जहाँ पर एक बस जा रही होती है और उस बस के अंदर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, हमारे डूजुन और उसके ऑफिस के लोग होते हैं। ये लोग एक स्टडी टूर के ऊपर जा रहे होते हैं और सभी लोग अंदर पीकर टल्ली हो चुकी होती है। स्पेशली चीफ जो होता है वो वहाँ पर गाने गा रहा होता है, सभी लोगों ने काफी ज्यादा पी रखी होती है। डूजुन के साथ भी एक कोवर्कर होती है, वो हमारे डूजुन को भी पिला रही होती है और कहती है कि ये लो तुम भी पी लो। फिर साथ ही वो चाइन से कहती है चाय क्या तुम पियोगी। चाइन जो होती है वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है लास्ट टाइम की हरकत की वजह से, क्योंकि डूजुन ने से वहाँ पर देख लिया था और डूजुन ने वहाँ पर देख लिया था कि वो किसी और मर्द के साथ बात कर रही थी और उसे कह रही थी डूजुन तुम चीटिंग कैसे कर सकते हो। तो वजह से वो बेचारी शर्मिंदा होती है, लेकिन उस लड़की को लगता है कि ये पहले से पी हुई है। उसे कहती है लगता है कि तुम्हें पहले से चढ़ गई है, क्या तुम और ज्यादा नहीं पीना चाहती। तो वो उसे कहती है नहीं मुझे नहीं पीना। डूजुन उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा था। हमारा डूजुन कहता है लेकिन इसने तो यहाँ पर आते हुए एक भी ड्रिंक नहीं पिया, फिर ये यहाँ पर इतनी ज्यादा पियक्कड़ कैसे हो सकती है। जुनी बेचारी साइड की बैठी रो रही होती है और साथ ही सोच रही होती है कि पता नहीं डूजुन इस वक्त मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि मैंने वहाँ पर ऐसा बिहेव क्यों किया, मैंने वहाँ पर किसी और बंदे के सामने ऐसी बातें क्यों की। डूजुन अपने पास से पानी की बोतल निकालता है और उसे कहता है ये लो पानी पी लो, इससे तुम्हें काफी ज्यादा राहत मिलेगी। तो वो उसे कहती है नहीं नहीं मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। डूजुन की कोवर्कर कहती है कि अगर मुझे पहले से पता होता है कि इसे बहुत ही जल्दी चढ़ जाने वाली है तो मैं इसे पहले थैंक यू बोल दी थी, क्योंकि ये ट्रिप इसी की वजह से तो मुमकिन हो पाई है। चीफ कहते हैं हाँ तुम सभी लोगों को अभी तक यहाँ पर थैंक यू बोल देना चाहिए था, तो उन्हें अभी तक यहाँ पर मिस चाइन को थैंक यू नहीं बोला। यहीं पर हमें पास का सीन दिखाते हैं जहाँ पर चीफ जो होते हैं उन्हें कॉल आती है और उन्हें कहा जाता है कि तुम लोगों ने जो होटल में बुकिंग करवाई थी वो कैंसिल हो चुकी है, हमारी रिजर्वेशन जो है वो कैंसिल होगी, इसी वजह से तुम्हें वहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। तो चीफ इस बात से काफी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम लोग हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम लोग अचानक यहाँ पर हमारी रिजर्वेशन को कैंसिल कैसे कर सकते हो, तुम लोग कहाँ पर जाएंगे, हमें स्टडी टूर के लिए कहीं ना कहीं पर तो जाना है। तो मिस चाइन भी वहीं पर बैठी होती है, वो अपनी मॉम को कॉल करती है और कहती है कि हमारी स्टडी टूर जो है वो कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर जो रिजर्वेशन की थी होटल के अंदर वो होटल वालों ने हमारी रिजर्वेशन को कैंसिल कर दिया है। तो उसकी मॉम से कहते हैं कोई बात नहीं तुम लोग हमारे होटल में आ सकते हो। मिस चाइन उनसे कहती है चीफ मेरे पास एक खुशखबरी है, मेरी मॉम कह रही है कि हम लोग उनके होटल में आ सकते हैं, उनके पास एक मेंशन है, हम लोग वहाँ पर जा सकते हैं। तो चीफ ये बात सुनने के बाद कहते हैं क्या वाकई में। चाइन उनसे कहते हैं हाँ वाकई में, मेरी मॉम ने कहा है कि हम लोग वहाँ पर जितने दिन रहना चाहे रह सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री होगा, हमें पैसे भी देने की जरूरत नहीं है। तो बॉस और युक्सु दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं तुम तो बिल्कुल एक फरिश्ते की तरह हो। हाँ डूजुन उसी वक्त नेट के ऊपर सर्च करता है और उसकी मॉम के मेंशन को निकाल कर उनके सामने करता है और कहता है कि तुमने इस मेंशन के बारे में बताया था। तो चीफ और युक्सु दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वो मेंशन बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है और काफी ज्यादा महंगा भी होता है। देखकर वो दोनों कहते हैं एक दिन के 40,000 वोन है, तो इसका मतलब यह है कि इसका किराया तो बहुत ज्यादा होने वाला था पर पर्सन के हिसाब से। चाइन हमारे डूजुन से कहती है मिस्टर ली डूजुन क्या मैंने यहाँ पर ठीक किया। तो हमारा डूजुन जो होता है वो सोच रहा था कि ये क्या चाहती है, जबकि वो चाह रही होती है कि वो थैंक यू बोले। जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ते हैं, डूजुन से कहते हैं डूजुन चलो जल्दी से इसको थैंक यू बोलो, तुम्हें यहाँ पर इसकी तारीफ करनी चाहिए क्योंकि इसने यहाँ पर हमें फ्री में एक विला दिया है। तुम्हारा डूजुन कहता है हाँ ठीक है, फिर साथ ही उसे थम्स अप करते हुए कहता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया और मिस चाइन भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तो नेक्स्ट सीन में उस विला का दिखाया जाता है, उस मेंशन का, जहाँ पर ये लोग अपनी बस से नीचे उतरती हैं और सभी लोग उस लोकेशन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वो लोकेशन बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। चीफ कहते हैं कि हम लोग पहली बार किसी ऐसी जगह पर आए हैं, ये तो बहुत ज्यादा महंगी जगह लगती है। वहीं पर मिस चाइन की मदर को दिखाते हैं और साथ में मिस चाइन की छोटी बहन को दिखाते हैं कि वो दोनों सामने खड़े होते हैं उनको वेलकम करने के लिए। तो वो उनसे कहती है तो तुम सभी लोग गेस्ट हो जो कि सियोल से यहाँ पर आए हो, अपनी बेटी से तुम सभी लोगों के बारे में सुना है कि तुम सभी लोग बहुत ही अच्छे लोग हो, ठीक है आ जाओ। उन सभी लोगों से कह दिया कि तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बेटी का इतना ख्याल रखने के लिए। तो इसी के साथ ही मॉम उन लोगों से कहती है तो मुझे बताओ कि तुम में से ऑफिसर ली डूजुन कौन है। तो वो सभी लोगों से कहते हैं ये रहा ऑफिसर ली डूजुन। तुम्हारा डूजुन आगे बढ़ता है और कहता है कि हेलो मेरा नाम ली डूजुन है, मैं एक लिफ्ट मैनेजर हूँ। मदर उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। चाइन तुम्हारे बारे में बात करती है कि तुम एक बहुत ही हैंडसम और अच्छे लड़के और तुम वाकई में बहुत ज्यादा हैंडसम हो, तुम जल्दी से अंदर आ जाओ, तुम सभी लोग वहाँ पर खड़े क्यों हो। चाइन चिल्लाकर उसे कहते हैं कि मॉम ये आप क्या बातें कर रही हैं, प्लीज यहाँ पर डूजुन से इस तरह बात ना करें। उसके बाद मिस चाइन आके पड़ती है, डूजुन की बाहों में बाहें डालती है और उसे कहती है चलो जल्दी से हम लोग अंदर चलते हैं, कि हम लोग भी अंदर चले। माँ डूजुन
कहता है हाँ क्यों नहीं, पर उसकी छोटी सिस्टर को दिखाते हैं कि वो पीछे खड़ी होती है और काफी ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है क्या यही वो बंदा है? मुझे तो ये बंदा किसी भी एंगल से अच्छा दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है कि इस बंदे ने अच्छी और मीठी मीठी बातें करके मेरी बहन को फंसा लिया है। बहुत ही इनोसेंट सी बहन को इस लड़के ने फंसाया है। ये बहुत ही बुरा दिखाई देता है। डूजन जब अंदर चला जाता है तो अंदर जाने के बाद भी इनकी छोटी बहन जो होती है वो बार बार उससे घूर रही होती है। वो हर जगह के ऊपर आकर उसे घूर रही होती है और कहती है कि ये बंदा किसी भी एंगल से मेरी सिस्टर के लिए परफेक्ट नहीं है, मैं इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। जब भी वहाँ पर से गुजर कर जाती है वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और अपनी एनर्जी को रिलीज कर रही होती है, जिसकी वजह से माँ डूजन समझ जाता है कि ये काफी ज्यादा गुस्से में है। माँ डूजन उसे कहता है जरा रुको, मेरी बात सुनो, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो क्योंकि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ तुम मेरे पीछे पीछे वहाँ पर पहुंच जाती हो और तुम काफी ज्यादा गुस्से में लगती हो। वहीं पर रुक जाती है और कहती है क्या क्या तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हें फॉलो कर रही हूँ? ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें फॉलो बिल्कुल भी नहीं कर रही। माँ डूजन से कहते हैं तो फिर मुझे लगता है कि ये मेरी गलती है, ठीक है मुझे माफ करना। माँ डूजन जैसी वहां जाने लगता है तो वो कहती है जरा रुको, मेरी बात सुनो। डूजन से कहता है हाँ बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? तो वो साथ ही से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी सिस्टर के पास जाने की? मेरी सिस्टर को डेट करना बंद करो। अब मुझे पता है कि मेरी सिस्टर बहुत ज्यादा खूबसूरत है, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा अच्छी है और बहुत ज्यादा हम्बल भी है, बहुत ज्यादा नाइस है, जैसे तुमने उसे अपने चक्कर में फंसा लिया है। मैं नहीं चाहती कि आज के बाद तुम मेरी सिस्टर के करीब जाओ। तो माँ डूजन भी इस बात से काफी हैरान हो रहा था और कहता है कि लगता है इस लड़की को कोई गलत फहमी हो गई है। हम लोग अपने एपिसोड 65 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? म्यूरियम डीमन के एपिसोड 66 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि माँ डूजन जहाँ पर भी जाता है उसी वक्त इनकी छोटी सिस्टर जो होती है वो उसके पास से गुजरती है, वो उसका पीछा कर रही होती है, साथ ही वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो ये किसी भी बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती। माँ डूजन उसकी बहन के साथ है और उसको डेट कर रहा है, इसी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है। लास्ट सीन के ऊपर वो गुस्से के साथ कहती है कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मेरी बहन को डेट करो, मेरी बहन बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जबकि माँ डूजन सोच रहा था लगता है कि कोई बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई, ये मेरे बारे में कुछ गलत सोच रही है। ये साथ ही चाइन की छोटी बहन उसे कहती है कि मैं इतनी आसानी के साथ गिव अप नहीं करने वाली। अब जबकि यहाँ पर ये बात हो ही चुकी है तो चलो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक चैलेंज करते हैं। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि मेरे साथ बैडमिंटन खेलो। अगर तुम यहाँ पर मुझसे मैच में जीत जाती हो तो उसके बाद मेरी बहन को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। तुम मेरी बहन के पास भी नहीं आओगे, उसके करीब भी नहीं आओगे। लेकिन अगर यहाँ पर मैं हार जाती हूँ तो फिर पूरे दिन के लिए जो भी तुम कहोगे मैं वो करूंगी, तुम्हारा हर एक काम मैं करने को तैयार हूँ। तुम्हारा डूजन उसकी बातें सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुरा रहा था और कहता है कि जरा देखो तो सही, चाइन की तरह इसकी एनर्जी भी काफी ज्यादा अच्छी है, यानी कि ये भी काफी ज्यादा एनर्जेटिक है। फिर दूसरी तरफ से चाइन की छोटी बहन जो होती है वो वहाँ पर काफी गुस्सा हो रही होती है और कहती है कि ये बंदा मुझे देखकर इतना ज्यादा मुस्कुरा क्यों रहा है, क्या इसे लगता है कि यहाँ पर पिंग पोंग मैच में मुझे हरा सकता है। वो साथ ही बॉल को फेंकती है और उसे कहती है कि तुम अपने अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लगती हो, लेकिन क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे जीत पाओगे? तुम जीत जाते तो फिर सारे दिन के लिए मैं तुम्हारे सारे काम करने को तैयार हूँ। फिर साथ इन दोनों की बैटल वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। दोनों वहाँ पर आपस में खेल रहे होते हैं। दूर खड़े चीफ और युक्सु दोनों ही देख रहे होते हैं। चीफ कहते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है? युक्सु क्या तुम्हें पता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं? तो युक्सु उनसे कहता है कि बॉस मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये दोनों यहाँ पर आपस में कोई चैलेंज लगा रहे हैं। चाइन की छोटी सिस्टर यहाँ पर एक स्पेशल मूव को यूज करती है और कहती है कि ये देखना, मैं तुम्हें यहाँ पर अपना डेडली मूव दिखाने वाली हूँ। ये मेरा पिंग पोंग का सबसे डेडली मूव है और बॉल जो है बड़ी तेजी के साथ फायर के साथ आगे की तरफ बढ़ता है डूजन की तरफ। तो हमारे डूजन की तरफ जब बॉल आगे बढ़ रहा होता है तो चाइन की छोटी सिस्टर जो होती है वहाँ पर सोच रही होती है पोंग में मुझे कोई भी नहीं हरा सकता क्योंकि पिंग पोंग की तो मैं चैंपियन हूँ और मेरे पास तो काफी सारी ट्रॉफीज और काफी सारे मेडल्स भी हैं। मेरा डेडली मूव इसको रोक पाना तो किसी के बस की बात भी नहीं है। लेकिन इसी के साथ ही बेचारी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि दूसरी तरफ से माँ डूजन जो होता है अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। तो इसी के साथ ही चाइन की छोटी सिस्टर कहती है कि मुझे इसके पास एनर्जी निकलती हुई महसूस हो रही है। वैसी एनर्जी है जो कि एक्सपर्ट्स के पास से निकलती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर कोई एक्सपर्ट कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पिंग पोंग का गार्ड है? डूजन उसके डेडली मूव को ब्लॉक करता है, फिर साथ ही उसकी बॉल को दोबारा उसी की तरफ फेंकता है और इस बार हमारा डूजन फुल पावर के साथ अटैक करता है। तो जब वो फुल पावर के साथ अटैक करता है तो पिंग पोंग बॉल जो होती है वो बड़ी तेजी के साथ से चाइन की छोटी सिस्टर के पास से होकर आगे गुजर जाती है, यानी कि वो एक पॉइंट लूज कर जाती है। और उसके बाद जब एंड के ऊपर रिजल्ट दिखाते हैं तो हमारे डूजन के 99 पॉइंट्स होते हैं, जबकि बेचारी चाइन की सिस्टर के 0 पॉइंट्स होते हैं। तो हमारा डूजन कहता है हमारा बस हो गया, क्या तुम यहाँ पर और खेलना चाहती हो या फिर यहीं पर खत्म करेंगे? तुमने कहा था कि तुम कुछ भी करने को तैयार हो जो भी मैं तुमसे कहूंगा, तो फिर क्या अभी तुम रेडी हो? क्या तुम रेडी हो वो सब कुछ करने के लिए जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ? तो लिटिल सिस्टर उसे कहती है अच्छा ठीक है, मुझे शर्त अभी भी याद है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करने को तैयार हूँ जो भी तुम मुझे करने का कहोगे, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट मान लो प्लीज। क्या तुम मेरी सिस्टर को छोड़ सकते हो? क्या मेरी सिस्टर को छोड़ दोगे? डूजन उसकी बात सुनने के बाद से कहता है कि तुम्हारी सिस्टर बहुत ज्यादा प्रेशियस है, वो एक बहुत ही कीमती लड़की है, तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी बहन को नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ ही अपना सर झुका लेती है और कहती है कि मुझे लगता है कि अब और कुछ भी नहीं किया जा सकता। अच्छा ठीक है बताओ मुझे और क्या करना है, मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा, काम बताओ। साथ ही वो चिल्लाकर
सुनकर उसे कहती है अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम दोनों की तरफ से अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। मैं तुम दोनों की डेट के बीच में बिल्कुल भी नहीं आऊंगी, लेकिन मेरी एक बात को हमेशा याद रखना, मैं कभी भी अपनी सिस्टर के साथ तुम्हें शादी नहीं करने दूंगी, मैं तुम दोनों की शादी नहीं होने दूंगी। डूजून उसे कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, जबकि चीफ और युक्सु वो दोनों भी ये बात सुनने के बाद हैरान होते हैं और कहते हैं कौन यहाँ पर किसको डेट कर रहा है, कौन किससे शादी कर रहा है। तुम्हारा डूजून उसे कहता है लगता है कि तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं चाइन को बिल्कुल भी डेट नहीं कर रहा और ना ही हम दोनों शादी करने वाले हैं। सुनने के बाद लिटिल सिस्टर उसे कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुमने खुद अपना प्यार उसके सामने कन्फेस किया था। डूजून कहता है कि मैंने ऐसा कब किया, मैंने कब उसके सामने अपने प्यार को कन्फेस किया था। तो वो उसे कहती है कि तुमने खुद सिस्टर से कहा था, सिस्टर ने मुझे आकर बताया कि तुमने उसे कहा था मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम ही एक हो, तुमने ऐसा नहीं कहा था। तुम्हारा डूजून उसे कहता है हाँ मैंने ऐसे कहा था, लेकिन ये तुम गलत बात ले रही हो, इसका मतलब ऐसा नहीं था। मैंने उसे कहा था कि मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम ही एक हंटर हो, कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक हंटर हो जिसे मैं मैनेज कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने यहाँ पर ये तो नहीं कहा था कि तुम मेरी जिंदगी में इकलौती लड़की हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। लिटिल सिस्टर उसकी बात सुनने के बाद कहती है क्या क्या वाकई में तुमने ऐसा कहा था, फिर मुझे इस बारे में बताओ कि जो तुमने बाद में उसे कहा था कि तुम कभी भी उसे नहीं छोड़ोगे। डूजून से कहता है कि मैंने ये भी हंटर्स के पर्सपेक्टिव से कहा था, जब हमारे पास नए हंटर्स आए थे तो तुम्हारी सिस्टर काफी ज्यादा गुस्से में थी, तो मैंने उसे कहा था कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी बहन बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, इसी वजह से मैंने अपने सिटी हॉल की तरफ से उसे कहा था कि हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, हमारा सिटी हॉल मैनेजमेंट ऑफिस जो है वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। ये बात थी, तुम इसे गलत समझ रही हो। सुनने के बाद वो कहती है क्या इसका मतलब यह कि मैं यहाँ पर वाकई में गलत सोच रही थी। डूजून से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, तुमने कहा था ना कि तुम हर वो काम करोगी जो मैं तुम्हें करने का कहूंगा, चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ। बेचारी लिटिल सिस्टर तो यहाँ पर बहुत ही बुरी फंस गई है, उसने यहाँ पर जो कुछ भी गलत समझा था उसी चक्कर में उसने शर्त हार दी और अब उसे यहाँ सारे काम करने पड़ेंगे जो डूजून से करने का बोलेगा। डूजून उसे चिकन ग्रिल करने पर लगा देता है, उसे कहता है कि मीट को अच्छे से ग्रिल करना, तो वो वहाँ पर खड़ी होती है और कहती है कि ये सब कुछ मैं क्यों कर रही हूँ, यहाँ पर ग्रिलिंग का काम मुझे क्यों दिया गया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम यहाँ पर मुझसे ये वाला काम क्यों करवा रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि एक शर्त हारने के बाद तुम मुझसे मीट ग्रिल करवाओगे। तुम्हारा डूजून उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर आसपास की बातें करना बंद करो और चुपचाप अपना काम करो जो तुम्हें करने का कहा गया है। यदि काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि हमारा डूजून उसके पीछे आकर खड़ा होता है। वो उसे कहती है ये क्या तुम यहाँ पर मेरे पास कब चले आए, क्या तुम यहाँ पर मुझे हार्ट अटैक देना चाहते हो। डूजून उसे कहता है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा लेजी हो, इसी वजह से मुझे यहाँ पर तुम्हारे पास जाना पड़ा, पास आकर ये वाली बात कहनी पड़ी। साथ ही हमारा डूजून उसे सामने की तरफ इशारा करता है, बाहर बस के पास कुछ बॉक्सेस पड़े होते हैं। वो उसे कहता है कि जाओ जाकर बस के पास से वो बॉक्सेस उठाकर लाओ, कि बारबेक्यू तो रेडी हो चुका है, अब तुम्हें वहां पर जाना होगा, जाकर उन बॉक्सेस को उठाकर लाना होगा। तो वो कहती है लेकिन क्या वाकई में मैं वो सारे बॉक्सेस उठाकर ला पाऊंगी, वो तो बहुत ज्यादा भारी है, मैं इतने भारी बॉक्सेस नहीं उठा सकती, ऊपर से वो बहुत ज्यादा है, इतने सारे बॉक्सेस को उठाने में तो मेरे बहुत सारे चक्कर लगेंगे। तुम्हारे डूजून से कहता है कोई बात नहीं, जितने चक्कर लगेंगे उतने चक्कर लगा लो, ऐसे भी वो इतने में भारी नहीं है। तो लिटिल सिस्टर वहां पर सोच रही होती है, लगता है कि मुझे अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज करना होगा, मुझे यहाँ पर इसके सामने मासूम बनने का नाटक करना होगा। तो इसी के साथ ही हमारे डूजून की तरफ देखती है और उसे कहती है ओपा क्या तुम्हें लगता है कि मेरी कमजोर बॉडी जाकर उन बॉक्सेस को उठा सकती है, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे, तुम यहाँ पर ये काम खुद नहीं कर सकते। तुम्हारा डूजून गुस्से के साथ उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कि जल्दी से दफा हो जाओ, जाओ जाकर उनको उठा कर लाओ। जल्दी से भागती हुई चली जाती है और कहती है क्या ये वाकई में एक इंसान भी है, इसके अंदर तो फीलिंग्स ही नहीं है, मैं इतनी ज्यादा मासूम चेहरा बनाकर इससे बात कर रहे थे लेकिन इसके ऊपर तो फर्क ही नहीं पड़ा। जबकि मां डूजून अभी भी वहां पर मुस्कुरा रहा होता है कि ये लड़की वाकई में बहुत सा ब्राइट और एनर्जेटिक है, हो सकता है कि फ्यूचर में ये चाइन की तरह एक बहुत ही पावरफुल हंटर बने। बाद सभी लोग वहां पर बैठ जाते हैं, अपना बारबेक्यू खाते हैं और साथ में वहां पर बहुत सारा ड्रिंक करते हैं क्योंकि सभी लोग काफी ज्यादा नशे में होते हैं, स्पेशली चीफ जो होते हैं। चीफ ने तो कुछ ज्यादा ही पी रखी होती है, चीफ और युक्सु वहां पर दोनों इकट्ठे बैठे पी रहे होते हैं। चीफ यहाँ पर युक्सु से कहते हैं युक्सु क्या तुम मेरे साथ एक शर्त लगाना चाहोगे। से कहता है कि बॉस सब किस बारे में शर्त लगाना चाहते हो। चीफ से कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये दोनों बहुत ही जल्दी शादी करने वाले हैं, हम दोनों शर्त लगाते हैं कि दोनों कब शादी करेंगे। उसे कहता है कि बॉस मैं यहाँ पर ये शर्त लगाता हूँ कि ये दोनों कभी शादी नहीं करेंगे। चीफ उसे कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, क्या तुमने देखा नहीं ये दोनों हमेशा एक दूसरे के कितने ज्यादा करीब रहते हैं और मुझे लगता है कि इन दोनों की शादी बहुत ही जल्दी होने वाली है। उसको कहता है कि पर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि डूजून इसके बारे में ऐसा कुछ सोचता होगा कि वो चाइन की शादी करना चाहता है, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। आपको लगता है कि वो इससे शादी करेगा। चीफ उसे कहते हैं हाँ मुझे तो लगता है कि दोनों की शादी होने वाली है। फिर साथ ही वो सोच रहे होते हैं पर मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों एक दूसरे से शादी कर ले, दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। चाइन को दिखाते हैं कि चाइन पी का टल्ली हो चुकी होती है और चाइन जो होती है वो डूजून को किस करने की कोशिश कर रही होती है, जबकि मैं डूजून जो होता है अपने दूसरी लड़की से कहता है कि क्या तुम इसे इसके रूम तक छोड़ आओगी, जी तो यहाँ पर पी का टल्ली हो चुकी है। इसलिए जॉनी उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं इसे भी इसके रूम में छोड़कर आ जाती हूँ। चाइन जो होती है वो रास्ते में भी डूजून का नाम ही पुकार रही होती है, टल्ली होने के बाद भी वो डूजून ही कर रही होती है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 66 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरियम डीमन के एपिसोड 67 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां डूजुन जो होता है वो मिस चाइन को वहां से भिजवा देता है क्योंकि मिस चाइन पीकर टल्ली हो चुकी होती है। मिस चाइन के वहां चले जाने के बाद उसकी छोटी बहन वहां पर आती है और आकर देखती है कि उसकी बहन यहाँ पर नहीं है। वो आकर डूजुन से पूछती है कि मेरी सिस्टर कहाँ पर है। तो डूजुन उसे बताता है कि उसने बहुत ज्यादा पी ली थी जिसकी वजह से वो पीकर टल्ली हो गई थी और उसे रूम के अंदर छोड़ दिया गया है। वो अपने रूम के अंदर है। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहती है कहीं तुम तो उसे रूम के अंदर छोड़कर नहीं आए। तो मां डूजुन उसे कहता है नहीं मैं उसे रोड का बिल्कुल भी नहीं आया। लिटिल सिस्टर उसे कहती है चलो ठीक है ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि तुम उसे छोड़कर नहीं आए। डूजुन और लिटिल सिस्टर दोनों वहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठकर बातें करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ काफी सारी बातें करते हैं और इसी के साथ ही छोटी सिस्टर जो होती है वो मां डूजुन से पूछती है कि अल्कोहल का टेस्ट अच्छा होता है। तुम्हारा डूजुन उसे कहता है कि नहीं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि तुम अभी अंडर एज हो। उसे कहती है कि मैं बिल्कुल भी अंडर एज नहीं हूँ। तुम्हें किसने कह दिया कि मैं एक अंडर एज हूँ, मैं अडल्ट हूँ, मैं अभी देखना इसको पीकर दिखाती हूँ। और इसी के साथ ही वो एक जग उठाती है और उसको पूरा पी जाती है। वो उसको पीती है वो उसे कहती है इसका टेस्ट तो वाकई में बहुत ज्यादा गंदा है, जो तो बहुत ज्यादा बुरा है। और एक ग्लास पीने के साथ उसको भी चढ़ जाती है। वो कहती है ये किस तरह तुम लोग पी लेते हो, ये तो बहुत ही गंदी चीज है, तुम लोग पता नहीं इसको कैसे पीते हो। डूजुन उसे कहता है कि मुझे पता है कि इसका टेस्ट बहुत ज्यादा कड़वा था, क्या तुम्हें ये कड़वा नहीं लगा। तो वो उसे कहती है नहीं ये तो बहुत ज्यादा मजेदार था और साथ इसका सर घूम रहा था। वो भागना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं एक अडल्ट हूँ तो मुझे जाकर काम करना चाहिए, अडल्ट लोग काम करते हैं, मैं भी जाकर काम करूंगी। और भागती वहां चली जाती है। मैं डूजुन से कहते हैं डूजुन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इसको पीने नहीं देना चाहिए था, अब वो बेचारी लड़की भी पीकर टल्ली हो चुकी है, जाओ जाकर उसको रूम तक छोड़ कर आओ। डूजुन उसे कहता है कि जो उसका अपना घर है, आपको क्या लगता है कि उसके अपने घर में उसके साथ क्या बुरा हो सकता है। तो सुनिए कि छोटी सिस्टर जो है पीने के बाद क्योंकि टल्ली हो चुकी होती है तो वो गैलरी में इधर उधर गिरती पड़ती है, आगे की तरफ बढ़ी होती है। वो गैलरी में पहुंचती है तो वहीं पर नीचे गिर जाती है और वहीं पर बैठ जाती है। इसी के साथ उसे अपनी सिस्टर की बात याद आती है। उसकी सिस्टर उसे कहती है कि जब भी कभी मैं मुश्किल में होती हूँ तो सबसे पहले मिस्टर ली डूजुन वहाँ पर होते हैं मेरी मदद करने के लिए। पहली बार रिफ्ट मैनेजमेंट सेंटर में गई थी उस वक्त मिस्टर ली डूजुन ने मेरी मदद की थी। लिटिल सिस्टर वहीं पर बैठ जाती है और साथ ही बैठकर सोच रही होती है कि जब मैंने पहली बार अपनी सिस्टर से इस बारे में सुना था तो मैं इस बारे में इसी तरह सोच रही थी कि जो कोई बहुत ही कमीना सा इंसान है, कोई बहुत ही तेज और चालाक इंसान है, यहाँ पर मेरी बहन की मदद करने का नाटक कर रहा है और उसे अपने झांसे में फंसा रहा है क्योंकि मेरी बहन बहुत ज्यादा खूबसूरत है और उसे डेट करना चाहता है। इसी वजह से वो बंदा ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन आज उस ओपा को देखने के बाद मुझे महसूस हुआ है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। तो वो भी बैठकर वहां पर यही सब कुछ सोच रही होती है कि उसी वक्त उसके पीछे एक डंजन ओपन हो जाती है, एक रिफ्ट उसके पीछे ओपन होती है। बेचारी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है ये क्या, ये तो एक रिफ्ट है और मेरे पीछे रिफ्ट कैसे ओपन हो गई। तो इसी के साथ ही वो रिफ्ट के अंदर खींची चली जाती है और इसी के साथ ही वहां पर विंडो ओपन होता है और कहा जाता है अब एक रिफ्ट ब्रेक हुई है। रिफ्ट ब्रेक आपको याद होगा कि रिफ्ट ब्रेक का मतलब होता है कि डंजन जो होती है वो अंदर से क्लोज हो जाती है, इससे कोई भी बाहर नहीं निकल सकता और बाहर से सिर्फ और सिर्फ उसकी कंडीशंस को पूरा करने के बाद ही बाहर निकला जा सकता है। की कंडीशंस क्या होती है कि अंदर जितने मॉन्स्टर्स हैं उन सभी के सभी मॉन्स्टर्स को मारना होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3 चैलेंजर्स वहां पर जा सकते हैं, 3 से ज्यादा चैलेंजर्स अंदर नहीं जा सकते। यहाँ पर रेगुलर मॉन्स्टर्स 7 होते हैं, चैंपियन मॉन्स्टर्स 2 होते हैं और बॉस मॉन्स्टर 1 होता है। इन सभी को हराने के बाद अंदर से बाहर निकला जा सकता है। सिस्टर रिफ्ट के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है लेकिन रिफ्ट का दरवाजा डंजन ब्रेक की वजह से वहां पर क्लोज हो चुका है, इसलिए वो बाहर नहीं निकल सकती। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, बाहर क्यों निकल पा रही। उसी वक्त एक बड़ा सा गॉब्लिन मॉन्स्टर उसके सामने खड़ा होता है। बड़ा सा मॉन्स्टर जो होता है वो उसे देखकर एक जोरदार दहाड़ लगाता है। तो इस बात से बेचारी लिटिल सिस्टर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है क्या मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ, क्या मैं अपने घर में एक रिफ्ट ओपन होने की वजह से मरने वाली हूँ। वो बड़ा सा जो गॉब्लिन मॉन्स्टर होता है उसके मुंह से लार टपक रही होती है क्योंकि वो इसको खाना चाहता है। तो ये देखने के बाद लिटिल सिस्टर कहती है कि अब यहाँ पर क्या होगा। सिस्टर ने मुझे क्या बताया था कि जब कभी मैं मुश्किल में होती हूँ, जब कभी मैं खतरे में होती हूँ तो उस वक्त मुझे किसके ऊपर भरोसा करना है, तो मैं किसको याद करूँ। तो उसी वक्त वो बंदा यहाँ पर मदद करने के लिए पहुंच जाता है। मेरी सिस्टर ने मुझसे क्या कहा था, तो इसी के साथ ही वो याद कर रही होती है कि मेरी सिस्टर ने क्या कहा था। जबकि दूसरी तरफ से गॉब्लिन जो होता है वो अपने वेपन को उठाता है और उसके ऊपर मारने के लिए रेडी होता है। वो अपने बड़े से कुल्हाड़ी को उठाकर हमारी लिटिल सिस्टर के ऊपर मारने लगता है। तो इसी के साथ लिटिल सिस्टर वहां पर शॉक में चली जाती है और बेचारी वहां पर से हिल भी नहीं पाती। वो कहती है मुझे याद आ गया सिस्टर ने क्या कहा था। सिस्टर ने कहा था कि जब भी कभी मुश्किल में होती हूँ तो मैं मिस्टर ली डूजुन को याद करती हूँ और वो वहां पर पहुंच जाते हैं मेरी मदद करने के लिए। इसके साथ ही वो भी वहां पर अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे वो अपनी आंखें बंद करती है तो इसी के साथ ही हमारा डूजुन वहां पर पहुंच जाता है। हमारा डूजुन वहां पर पहुंचने के बाद उस बड़े से गॉब्लिन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और उसको मार देता है। गॉब्लिन मॉन्स्टर वहीं पर नीचे गिर जाता है। इससे लिटिल सिस्टर भी काफी हैरान होती है और कहती है ये सब कुछ कैसे। वो पीछे की तरफ देखते तो हमारा डूजुन उसके पीछे खड़ा होता है। हमारा डूजुन उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ अजीब महसूस हुआ, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया था, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्स की तरफ से एक रिफ्ट ओपन हो गई है तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था। लिटिल सिस्टर बेचारी काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। ये तो एक बस मैनेजर है और मैनेजर यहाँ पर क्या कर रहा है, इसे अपने साथ किसी हंटर को लेकर आना चाहिए था। जबकि हमारा डूजुन सोच रहा था कि मुझे इस डंजन को क्लियर करना होगा तभी डंजन ब्रेक कंप्लीट होगा, लेकिन मैं इसको यहाँ पर छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकता, मुझे इसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। तुम्हारा डूजुन आगे बढ़ता है और उसको उठा लेता है। हमारा डूजुन उसको कंधे पे उठा लेता है और कहता है कि चलो मेरे साथ आओ। तो वो चिल्लाकर उसे कहती है कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, तुम मुझे इस तरह उठा क्यों रहे हो। डूजुन उसे कहता है कि फिलहाल के लिए तुम अपने घर वापस नहीं जा सकती, जब
लगता है कि हम इस डंजन को क्लियर नहीं कर देते, जब इस डंजन को क्लियर करेंगे तभी तुम वापस जा पाओगी। तो लिटिल सिस्टर उसे कहती है लेकिन मैं खुद भी चल सकती हूँ। तुम्हारा डूजन उसे कहता है कि हमें चलकर नहीं जाना बल्कि हमें भाग कर जाना है। अब यहाँ पर मुझे कस कर पकड़ना क्योंकि मैं बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने वाला हूँ। और इसी के साथ ही हमारा डूजन भागना स्टार्ट करता है और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। बेचारी पीछे लटक रही होती है और साथ ही चिल्ला रही होती है। थोड़ी देर के बाद वो लोग वहाँ पर आगे पहुंचते हैं जहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स होते हैं। डूजन के सामने काफी सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर्स होते हैं। तुम्हारा डूजन कहता है ये सारे के सारे तो केव वॉगर्स हैं, चलो इन सभी को पहले मिटाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं बॉस मॉन्स्टर की तरफ। तो लिटिल सिस्टर उसे कहती है कि अगर हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो ये सभी मॉन्स्टर्स हमारे पर अटैक करेंगे और हम सभी लोग बच नहीं पाएंगे। तुम्हारा डूजन उसे कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इस सबको जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करता हूँ ताकि ये सभी मॉन्स्टर्स को जल्दी मारकर हम लोग वापस जा सकें। लेकिन लिटिल सिस्टर उसे कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर पाओगे, तुम अकेले यहाँ पर इतने मॉन्स्टर्स का मुकाबला कैसे कर सकते, तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक मैनेजर हो। सिस्टर ने बताया था कि तुम एक हंटर नहीं हो बल्कि तुम सिर्फ एक मैनेजर हो, तुम यहाँ पर क्या कर पाओगे। तुम्हारा डूजन वहाँ पर अपनी डार्क एनर्जी को यूज करते हुए वहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी तलवारें बनाता है और इन तलवारों को सामने की तरफ फेंक देता है। सारी तलवारें जो होती है जाकर गॉब्लिन की बॉडी के अंदर घुस जाती हैं, जाकर वो सभी गॉब्लिन जो होते हैं वो सारे के सारे वहीं पर मर जाते हैं। इनकी छोटी बहन नीचे उतरती है, अपनी गाल के ऊपर पिंच करती है और कहती है कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, लेकिन ये कोई सपना लग तो नहीं रहा, मुझे लगता है कि ये वाकई में हकीकत है। क्या तुमने वाकई में यहाँ पर 5 गॉब्लिन मॉन्स्टर्स को एक साथ मार दिया है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम ये सब कुछ कैसे कर रहे हो। ये सारे के सारे ए रैंक के मॉन्स्टर्स थे, ए रैंक के मॉन्स्टर्स को कोई एक हिट में कैसे मार सकता है। साथ ही सामने से एक बहुत ही जोरदार चीख की आवाज आती है। तुम्हारा डूजन अपने कानों में उंगली डालता है और कहता है कि ये क्या सभी लोग चिल्ला क्यों रहे हैं। इसी के साथ ही वहाँ पर एक बड़े से ओगर मॉन्स्टर को दिखाते हैं, एक बड़ा सा ओगर मॉन्स्टर जिसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है, शायद ये चैंपियन मॉन्स्टर है। तो वहाँ पर पहुंच जाता है और मैं डूजन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। डूजन कहता है कि आज यहाँ पर सभी लोग शोर मचा रहे हैं, जबकि मिस चाइन की छोटी बहन जो होती है वो सोच रही होती है कि अब हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोग यहाँ से भाग कर जाएं, क्योंकि ये मॉन्स्टर तो साइज में बहुत ही बड़ा है, लगता है ये एस रैंक का मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर जो है हमारे डूजन की तरफ देख रहा होता है, जबकि हमारा डूजन मॉन्स्टर की तरफ देख रहा होता है। इसी के साथ ही ओगर मॉन्स्टर अपने बड़े से एक्स को उठाता है हमारे डूजन के ऊपर अटैक करने के लिए। जैसे वो डूजन के ऊपर अटैक करने लगता है, इसी के साथ ही हमारे डूजन की तलवारें जो होती है उसकी बॉडी के अंदर दस जाती है। मॉन्स्टर जो होता है वहीं पर नीचे गिरता और मर जाता है। ये देखने के बाद लिटिल सिस्टर और भी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि तुमने कैसे कर दिया, तुमने एक एस रैंक के मॉन्स्टर को कैसे मार दिया। डूजन के पास एक विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है क्योंकि तुमने इस डंजन को बहुत ही जल्दी क्लियर कर दिया है, तुमने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट और 17 सेकंड में इस डंजन को क्लियर किया, इसी वजह से अब यहाँ पर एक हिडन ऑब्जेक्ट तुम्हारे लिए ओपन हो रहा है। एक हिडन क्वेस्ट यहाँ पर तुम्हारे लिए ओपन हुई है जिसको पूरा करने पर तुम्हें और भी ज्यादा रिवार्ड्स मिल सकते हैं। यहाँ पर बेलियाल का एक क्लोन जो कि सोलोमन के 72 डीमंस में से एक है वो यहाँ पर अपीयर हुआ है। इसी के साथ उनके सामने एक अलग डायमेंशन ओपन होती है और वहाँ पर बहुत सारी रोशनी निकल रही होती है। लिटिल सिस्टर हमारे डूजन ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उनके सामने एक लोटस फ्लावर होता है, लोटस फ्लावर के अंदर से जो एनर्जी निकल रही होती है वो सेम वैसी एनर्जी होती है जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्स से निकलती है। तुम्हारा डूजन कहता है ये एनर्जी तो बिल्कुल वैसी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेंट्रल यूनिवर्स से किसी मॉन्स्टर का क्लोन यहाँ पर अपीयर होने वाला है। लोटस फ्लावर के अंदर से एनर्जी निकलती है और उसके अंदर से बेलियाल का क्लोन बनता है। साथ ही उस एनर्जी के साथ हमारे डूजन के ऊपर अटैक भी होता है, तो वो अटैक हमारे डूजन की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन हमारे डूजन अपने हाथ के साथ उस अटैक को वहाँ पर डिफ्लेक्ट कर देता है। साथ उसके सामने वहाँ पर एक क्लोन अपीयर होता है जो कि बिल्कुल एक एंजल की तरह होता है और उसे कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन है जो कि मेरे अटैक को इतनी आसानी से ब्लॉक कर रहा है। तो बेलियाल सेंट्रल यूनिवर्स के हार्ट के करीब रहने वाला एक बहुत ही पावरफुल डीमन है जो कि आगे जाकर बॉस मॉन्स्टर्स बनेगा और जहाँ पर हमारे डूजन की इसके साथ फाइट भी होने वाली है, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ और सिर्फ इसका एक क्लोन है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 67 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा डूजन बेलियाल के क्लोन को कैसे हराने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि बेलियाल का क्लोन वहां पर से निकलने के साथ ही अपनी एनर्जी के साथ हमारे डूजन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमारे डूजन उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तो बेलियाल का क्लोन कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक क्लोन हूँ, लेकिन फिर भी इंसान तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो जिसने मेरे अटैक को यहाँ पर ब्लॉक कर लिया है। इसी के साथ ही वो हमारे डूजन को यहाँ पर एक ऑफर देता है। हमारे डूजन से कहता है कि इंसान तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ, आर्मी को ज्वाइन कर लो। अगर तुम मेरी आर्मी को ज्वाइन कर लेते हो तो तुम मेरे सर्वेंट बन जाओगे, मेरे सर्वेंट बन जाओ और तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। हमारे डूजन से कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा सर्वेंट बन जाऊंगा, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। एक ऐसे बंदे का गुलाम तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता जो कि कबूतर के जैसा दिखता है। तुझे बात सुनने के बाद बेलियाल क्लोन उसे कहता है क्या ये कबूतर क्या होता है। तुम्हारा डूजन उसे कहता है कि कोई ऐसा जो कि बहुत ज्यादा कमजोर है। ठीक है, साथ ही हमारा डूजन अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे ये कहने की कि मैं यहाँ पर तुम्हारा गुलाम बन जाऊँ, तुम्हारा नौकर बन जाऊँ। बेलियाल क्लोन भी यहाँ पर हमारा डूजन की ब्लैक एनर्जी को रिलीज होता हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे
कैसे हो सकता है, ये इतनी ज्यादा ट्रमेंडस एनर्जी कहाँ से निकल रही है, ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कि मुझे लगता है कि मेरी ओरिजिनल बॉडी को यहाँ पर आना होगा और आकर इससे फाइट करना होगी, तब जाकर हम इसको हरा पाएंगे, यानी कि मेरा क्लोन इसके सामने नहीं टिक पाएगा। साथ ही बैलियाल का क्लोन उसे कहता है कि रुको, टाइम आउट, मुझे तुमसे फाइट नहीं करनी। तो मैं डूजन उसे कहता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी बातें सुनूं। साथ ही मैं डूजन अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। सिर्फ एक ही अटैक में मैं डूजन उसके क्लोन को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है, उसकी बात को सुने बिना। जबकि यूनी की छोटी सिस्टर उसे कहती है कि मिस्टर तुम हो क्या चीज, तुम आखिर हो क्या तुम एक एस रैंक के हंटर हो, तुम एक छुपे हुए स्पाई हो। तो मैं डूजन उसे कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक ऑफिशियल हूँ। उसे कहती है बकवास बंद करो, मुझे सीधे सीधे बताओ कि तुम क्या हो। तो मैं डूजन कहता है कि मैं सीरियस हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक ऑफिशियल हूँ। और इसी के साथ ही पीछे की तरफ उड़ जाता है और कहता है कि चलो डंजन ओपन हो चुकी है, बाहर निकलते हैं। लिटिल सिस्टर से कहती है कि मिस्टर जरा रुको, मुझे मेरी बात तो सुनो, मैं यहाँ पर तुम्हें प्रॉपर्ली थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम क्या हो, तुम एक हीरो हो या फिर कोई स्पेशल फोर्सेस एजेंट हो या फिर कोई स्पेशल हंटर हो जो कि यहाँ पर ऑफिसर के तौर पर काम कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ जान बचाने के लिए और मेरी बहन की जान बचाने के लिए। तुम्हारे डूजन से कहता है ऐसे मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है तुम्हारा एटीट्यूड इतना ज्यादा चेंज होता हुआ देखकर, लेकिन फिर भी ये अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें नॉर्मली जैसे तुम एक्टिंग कर रही थी बिल्कुल तुम्हें वैसी करनी चाहिए, जैसे तुम पहले रूडली बिहेव कर रही थी, तुम वैसे ज्यादा अच्छी लग रही थी। फिर साथ ही वहाँ डूजन से कहता है कि चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं क्योंकि बारबेक्यू पार्टी खत्म हो चुकी होगी। बारबेक्यू पार्टी के खत्म होने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ पर सफाई कौन करने वाला है, क्योंकि वो तुम्हारा काम है, तुमने शर्त हारी थी, अब जी तुमने काम करना होगा। उसे के साथ चिल्लाकर उसे कहते हैं कि मिस्टर ये सारा काम मैं क्यों करूंगी। तुम्हारा डूजन उसे कहता है क्या तुम भूल गई हो कि तुमने मुझसे वादा किया था तुमसे जो भी काम कहूंगा वो तुम करोगी, आज के दिन तुम्हें सारे काम करने पड़ेंगे। ये दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। जबकि इनके बाहर निकलने के बाद हमें सेंट्रल एरिया का हार्ट का सीन दिखाया जाता है। सेंट्रल एरिया के हार्ट के करीब एक बिल्डिंग होती है, एक टावर होता है जिसके अंदर बैलियाल रहता है। बैलियाल के विला का सीन दिखाते हैं। बैलियाल अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा होता है और कहता है देखो तो सही यहाँ पर हो क्या रहा है, जरा देखो तो सही, ट्यूटोरियल रैंकिंग चेंज हो चुकी है। ट्यूटोरियल बैल्ट के अंदर पहले जो रैंकिंग नंबर 1 के ऊपर बंदा था वो अब चेंज हो चुका है। पिछले कई सौ सालों में ये बिल्कुल भी नहीं हुआ। पिछले कई सौ सालों में कोई भी हंटर यहाँ पर इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया। अपने पास सिस्टम में रैंकिंग लिस्ट को देख रहा था। ट्यूटोरियल जोन के अंदर रैंकिंग लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर पहले एम्फेलियम होता था, लेकिन अब उसकी जगह के ऊपर अननोन आ चुका है और ये पहले नंबर पर जो अननोन है जो हमारा डूजन है। बैलियाल कहता है कि मुझे तो लगता है कि इस वक्त एम्फेलियम जो था वो गुस्से के साथ पागल होता जा रहा होगा क्योंकि उसकी फर्स्ट रैंकिंग को किसी ने चेंज कर दिया है। लगता है कि वो उस बंदे के साथ फाइट करने के लिए बेताब बैठा होगा। एक बार वो बंदा सेंट्रल यूनिवर्स में कदम रख दे उसके बाद देखना एम्फेलियम और उन दोनों की फाइट तो होकर रहेगी। फिर साथ ही वो खुद भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सिर्फ एम्फेलियम यहाँ पर गुस्से में नहीं है बल्कि मैं भी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। उसने मुझे कबूतर कहा जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है कि कबूतर क्या होता है, लेकिन उसने मेरे क्लोन को वहाँ पर बिना कोई बात सुने मार डाला। उसने मेरे क्लोन को मार डाला, इसी वजह से मैं उस बंदे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। एक बार वो बंदा यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्स में पहुंच जाए, अगर वो एम्फेलियम के हाथ से बच जाता है तो उसके बाद मैं उसकी पसलियों को अपने हाथों के साथ चीरूंगा और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जिनमें सैटरडे का दिखाया जाता है। ये वो दिन होता है जिस दिन हमारा डूजन फिर से सेंट्रल यूनिवर्स में जाने वाला और चौथे ट्यूटोरियल बैल को पूरा करने वाला है। जोंगजोंग और कार्सेल को दिखाते हैं कि दोनों वहाँ पर टीवी देख रहे होते हैं। हमारा डूजन वहाँ पर आता है, जोंगजोंग से कहता है कि जोंगजोंग चलो जल्दी से मेरे साथ आओ। वो उसको उठाता और कहता है कि आज तुम मेरे साथ चलने वाले हो। जोंगजोंग उसे कहता है कि मास्टर ये तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे यहीं पर रहने दो, मुझे टीवी देखना है। कार्सेल उसे कहती है कि मेरे लॉर्ड मास्टर ने कहा है कि आज वो आपको अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं मेरी जगह के ऊपर, आज आप इनके साथ जाएंगे क्योंकि आप सारा दिन यहाँ पर बैठकर टीवी देखकर खाना खा कर मोटे हो चुके हैं। इसी वजह से मास्टर ने कहा कि वो तुम्हें आज अपने साथ लेकर जाने वाले हैं। जोंगजोंग कहता है कि वाकई में तुम मुझे अपने साथ सेंट्रल यूनिवर्स में लेकर जाना चाहते हो। तुम्हारे डूजन उसे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, मैं तुम्हें सेंट्रल यूनिवर्स में लेकर जाना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद जोंगजोंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि मास्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज मैं बाहर जाने वाला हूँ। बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, नाच रहा था और कहता है कि फाइनली आज मुझे बाहर जाने का मौका मिल गया। तुम्हारा डूजन इस बात से काफी हैरान हो रहा होता है। कार्सेल कहते हैं मुझे लगता है कि मास्टर ये आपके साथ वाकई में जाना चाहते हैं तो मेरे लॉर्ड को अपने साथ ले जाए, ड्रैगन किंग को साथ ले जाए, लेकिन वहाँ पर जाकर पता चलेगा कि वहाँ पर काफी मुश्किल होने वाली है। नेक्स्ट सीन हमें डंजन का दिखाया जाता है, यानी सेंट्रल एरिया का दिखाया जाता है। सेंट्रल एरिया का 4th ट्यूटोरियल जोन जो होता है, 4th ट्यूटोरियल जोन के अंदर वो लोग एक बड़ी सी केव के ऊपर होते हैं। उस केव के सामने एक बहुत ही डीप वैली होती है, उस डीप वैली के अंदर बहुत सारे सांप होते हैं। ये दोनों वहाँ पर उस केव के अंदर खड़े होते हैं। तो हमारा जो जोंगजोंग होता है वो कहता है मास्टर यहाँ पर तो हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही है, क्या हमें इस वैली के अंदर नीचे उतरना है। तुम्हारा डूजन से कहता है कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है। जोंगजोंग उसे कहता है कि मुझे डर क्यों लगेगा। ऊपर नीचे सांप होते हैं जो कि एक दूसरे को ही खा रहे होते हैं। वो सभी सांप एक दूसरे को मार रहे होते हैं और एक दूसरे को खाने के बाद उनका साइज बड़ा होता जा रहा होता है। तुम्हारा जोंगजोंग कहता है मास्टर चाहे मैं खा पी कर मोटा हो गया हूँ और बहुत ज्यादा लेजी हो गया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना काम भूल चुका हूँ कि मैं क्या हूँ। मैं एक ड्रैगन हूँ और मैं ड्रैगन्स का किंग हूँ। ये सभी के सभी छोटे मोटे सांप तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मुझे अभी यहाँ पर ऑर्डर दो, मैं सभी को अभी मार कर आता हूँ। देखो तो सही ये सभी लोग कितने बुरे हैं, एक दूसरे को ही खा रहे हैं। मास्टर मुझे ऑर्डर दो कि मैं अभी वहाँ पर जाता हूँ, जाकर इन सभी का
अभी का काम तमाम करके आता हूँ। तुम्हारा डूजन उसे कहता है जरा रुको। इसी के साथ ही वहाँ पर टूसी टूला अपीयर होती है। तुम्हारा डूजन उसे कहता है कि जरा रुको, पहले यहाँ पर टूसी टूला को आने दो और आकर कंडीशंस बताने दो कि यहाँ पर करना क्या है। टूसी टूला बाहर निकलते ही काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि तुम लेट क्यों आए हो, मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर आने वाले ही नहीं हो। तुम्हारा डूजन उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरा इंतजार कर रही थी। टूसी टूला उसे कहती है हाँ मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अर्थ से कोई और चैलेंजर यहाँ पर आने वाला है? तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई भी चैलेंजर नहीं है, तो इसीलिए मुझे तुम्हारे इंतजार करना पड़ेगा। ऊपर से अगर तुम यहाँ पर नहीं आओगे तो फिर सिसिलिया को कौन, वो साथ ही मुंह पर हाथ रख लेती है। वो उसे कहती है कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारा डूजन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, इसने यहाँ पर सिसिलिया का नाम लिया और आगे इसने अपना मुंह बंद कर लिया। टूसी टूला यहाँ पर टॉपिक चेंज कर देती है और कहती है कि मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही रिलाई कर सकती हूँ। यहाँ पर तुम इकलौते ट्रैवलर हो जिसको मुझे गाइड करना है। तुम्हारा डूजन वहाँ पर सिसिलिया के बारे में सोच रहा था। हमारा डूजन कहता है तो इसने यहाँ पर सब्जेक्ट को चेंज करने की बात की। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा परेशान है। मुझे लगता है किसी मेरी मदद की जरूरत है, लेकिन ये मुझसे रिक्वेस्ट नहीं कर पा रही क्योंकि कुछ ऐसा है जो मुझे बता नहीं पा रही। जिस बात को याद रखना होगा। डूजन कहता है कि बताओ मुझे ट्यूटोरियल जोन के 4th हिस्से में क्या करना होगा, मुझे इसे पास करने के लिए क्या करना है। तो अपने पास एक छोटा सा व्हाइट कलर का स्नेक निकालती है और उसके हाथ के ऊपर रख देती है। जोंग भी उसके कंधे के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि मास्टर ये क्या है, क्या इसे खाया जा सकता है? तुम्हारा डूजन उसे कहता है कि नहीं इसे खाया नहीं जा सकता, ये तो एक सांप है। डूजन उसे कहता है कि ये खाना नहीं है, चलो जल्दी से मुझे बुक निकाल कर दो। तो जोंग अपने बैग के अंदर से बुक निकालता है और कहता है हाँ सर ये लो बुक। तुम्हारा डूजन उस बुक के अंदर उसकी जो स्पेसिफिकेशंस होती है उनको चेक करता है। बुक के अंदर लिखा होता है कि ये एक छोटा सांप है। ट्यूटोरियल जोन को पार करने के लिए तुम्हें इसे क्रिस्टल्स को खिलाना है और वो क्रिस्टल्स जो है वो सामने उन सांपों के बॉडी के अंदर से निकलेंगे। सभी सांप छोटे से लेकर बड़े तक हैं। तुम्हें छोटे से लेकर बड़े तक सांपों को मारना होगा और सभी सांपों की बॉडी के अंदर से निकलने वाले क्रिस्टल्स को इस छोटे सांप को खिलाना होगा। ज्यादा जेम्स तुम इसको खिलाओगे उतना ज्यादा इसका कलर चेंज होगा और लास्ट कलर जो है वो इसका ब्लैक होने वाला है। अगर इसका कलर ब्लैक हो जाता है तो तुम्हारा ट्यूटोरियल टेस्ट पास हो जाएगा। टूसी टूला भी हमारे डूजन को यही बताती है कि तुम्हें उन सांपों को मारकर उनकी बॉडी के अंदर से क्रिस्टल्स को निकालकर छोटे सांप को खिलाना है। डूजन जल्दी से जंप करते हुए नीचे चला जाता है और कहता है कि तो फिर ठीक है हम लोग जाकर काम शुरू करते हैं। तो वो दोनों जैसे वहाँ पर नीचे लैंडिंग करते हैं सभी सांप उसकी तरफ देखते हैं। सभी सांप उसी तरफ देख रहे होते हैं कि वहाँ पर क्या अपीयर हुआ है। डूजन वहाँ पर जोंग से कहता है जोंग मैं चाहता हूँ कि जाकर तुम सभी मॉन्स्टर्स को इस तरह मारना कि उनकी बॉडी के अंदर से क्रिस्टल्स को निकाल कर लेकर आना है। सभी क्रिस्टल्स को मेरे पास लेकर आओ। तो जोंग कहता है हाँ मास्टर जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। इसी के साथ ही वो जंप करते हुए जाता और कहता है ऊपर से मास्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देने का। लगता है कि इन सांपों के साथ फाइट करके मैं अपना वजन थोड़ा कम कर सकता हूँ। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 68 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? म्यूरम डीमन के एपिसोड 69 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मेरा डूजन और जोंग दोनों वहां पर वैली में नीचे उतरते हैं जहां पर स्नेक्स होते हैं। पर नीचे उतरने के बाद मेरा डूजन जोंग से कहता है जोंग चलो जाओ जल्दी से अपना काम पूरा करो, इनमें से कोई एक भी नहीं बचना चाहिए, सभी को मारकर इनकी बॉडी के अंदर से क्रिस्टल्स को निकाल कर आओ। तो जोंग से कहता है जी मास्टर जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा और जल्दी से जंप करते हुए स्नेक्स की तरफ आगे जाता है। सभी स्नेक्स भी ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं कि अब ये क्या लाइन की तरफ आगे बढ़ रही है। उन्हें नहीं पता कि ये एक ड्रैगन है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। जबकि हमारा डूजन वहां पर अपना मोबाइल पकड़ कर खड़ा होता है और वहां पर रिफ्ट के बारे में जबकि हमारा डूजन वहां पर अपने हाथ में अपना टैबलेट लेकर सारी डंजन के बारे में डेटा इकट्ठा कर रहा होता है और दूसरी तरफ जोंग को दिखाते हैं कि जोंग ने उन स्नेक्स को बड़ी आसानी से पकड़ लिया होता है। तो हमारा जोंग कहता है कि तुम सभी को क्या लगा था कि तुम लोग आसानी से भाग कर जा पाओगे, तुम सभी लोग मुझसे बहुत ज्यादा कमजोर हो तो तुम्हें पकड़ना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान काम है। जोंग बड़ी आसानी से सभी स्नेक्स को पकड़ लेता है और उन सभी सांपों को मारने के बाद उनकी बॉडी के अंदर जो क्रिस्टल्स निकलते हैं जोंग उन सभी क्रिस्टल्स को लेकर अपने मास्टर के सामने आता है और कहता है कि मास्टर क्या इतने काफी है, मैं सभी के सभी स्नेक्स को मारकर उनके क्रिस्टल्स को ले आया हूँ। डूजन से कहता है कि हाँ तुमने बहुत ही अच्छा काम किया और साथ ही वो उन क्रिस्टल्स को उस छोटे सांप को खिलाना स्टार्ट करता है। वो छोटा सांप उन सभी क्रिस्टल्स को खाता जाता है और खाने के बाद वो बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। डूजन कहता है लो इसका कलर पर्पल हो गया है। सारे क्रिस्टल्स को खाने के बाद डूजन कहता है जोंग क्या तुमने किसी स्नेक को छोड़ तो नहीं दिया? यहाँ पर कोई भी सांप बचा तो नहीं है, तुमने सभी को मार दिया ना? तो वो कहता है हाँ मास्टर मैंने सभी स्नेक्स को मार दिया, कोई एक भी नहीं बचा, सभी के क्रिस्टल्स में निकाल कर लाया हूँ। डूजन उसका बैग पकड़ता है और उसे कहता है क्या वाकई में, और इसी के साथ ही वो उसे पकड़कर ऊपर की तरफ जंप लगाता है। तो डूजन कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर गलत नहीं सोचा, अभी भी एक सांप यहाँ पर बाकी है। उसे कहता है कि मास्टर जी क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सांप भी बाकी नहीं है, मैंने सभी को मार दिया है। अचानक से ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा डूजन जल्दी से जंप करते हुए जैसे ऊपर हवा में जाता है तो वहां पर जाने के बाद तुम्हारा डूजन कहता है कि मुझे लगा ही था कि मुझे यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही है। मुझे पता चला कि वो अजीब सी एनर्जी मुझे कहाँ से महसूस हो रही थी। तो वहां पर एक सांप होता है जो जिसका नाम ओरोबोरस होता है। तो ओरोबोरस एक बहुत ही बड़ा सांप होता है, यानी कि पूरे का पूरा प्लेनेट
प्लेनेट ही एक सांप होता है, सॉरी प्लेनेट नहीं, वो जो वैली होती है वो पूरे के पूरा एक सांप होती है। तो ये ओरोबोरस जो होता है यही स्टेज का बॉस मॉन्स्टर भी होता है। तुम्हारे डूजुन को इसी को हराना होता है और उसको हराने के बाद ही उसका मिशन कंप्लीट होगा। तो टूसीटूला को भी ओरोबोरस के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तुम्हारा डूजुन कहता है कि ओरोबोरस जो ये देवताओं के टाइम का एक बड़ा सांप है जिसके बारे में टूसीटूला को भी नहीं पता। डूजुन अपने पास से अपनी बड़ी सी ब्लैक स्वॉर्ड को निकालता और इसी ब्लैक स्वॉर्ड को निकालकर सामने की तरफ स्लैशेस लगाने लगा है। तुम्हारा डूजुन जैसे वहां पर सामने की तरफ स्लैशेस लगाता है तो उस पूरे के पूरे सांप के ऊपर काफी बड़ी स्लैशेस लगती हैं। जैसे उस सांप के ऊपर स्लैशेस लगती हैं तो पूरे का पूरा सांप वहां पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जोंगशोंग और टूसीटूला दोनों ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। टूसीटूला हमारे डूजुन से कहते हैं कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला कि जहाँ पर एक बड़ा सा सांप है, ये बड़ी सी वैली, ये खुद ही एक बड़ा सा सांप है। मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, हालांकि मैं यहाँ की एक गार्डियन हूँ। तुम्हारा डूजुन से कहता है कि बस ये समझ लो कि मैंने यहाँ पर गैस किया था। तो ओरोबोरस को मारने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से जो क्रिस्टल निकलता है वो क्रिस्टल हमारा डूजुन जो होता है उस छोटे स्नेक को खिला देता है जो उसके हाथ के ऊपर होता है। तो जैसे वो सांप उस क्रिस्टल को खाता है तो वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। ब्लैक कलर में चेंज होने के बाद हमारे डूजुन की कलाई की तरफ आगे बढ़ता है। तो हमारे डूजुन की कलाई के ऊपर एक ब्रेसलेट की तरह लिपट जाता है। तो हमारा डूजुन कहता है ये क्या, ये तो यहाँ पर लिपट गया। जोंगशोंग कहता है कि मास्टर तुम्हें नहीं लगता कि ये काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन ये काफी ज्यादा कूल भी लग रहा है, लेकिन ये और भी ज्यादा कूल लगता है अगर इसका कलर रेड होता है। तो हमारा डूजुन से कहता है कि रेड कलर जो होता है वो सबसे ज्यादा कमजोर कलर होता है और ब्लैक सबसे हाईएस्ट कलर होता है। तो जोंगशोंग उसे कहता है नहीं मास्टर ऐसा नहीं है, रेड कलर तो किंग्स का होता है, जैसे कि मेरा कलर रेड है और मैं ड्रैगन्स का किंग हूँ। डूजुन के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हारी स्टेटस विंडो अब ब्लैक हो चुकी है, तुम्हारे पास एक नई स्टेटस विंडो आ चुकी है जो कि इस छोटे स्नेक की वजह से है। हाथ के ऊपर ये स्नेक ब्रेसलेट जो है इसकी मदद से अब तुम्हारे पास एक नई विंडो होगी जो कि ब्लैक विंडो होगी। इस ब्लैक विंडो को ऐसी जगह पर यूज कर सकते हो जहाँ पर तुम दूसरी विंडो को यूज नहीं कर सकते, अपनी नॉर्मल स्टेटस विंडो को यूज नहीं कर सकते। और इसके साथ में डूजुन को वहाँ पर कुछ स्टार्स भी मिलते हैं। उसकी ब्लैक विंडो में से कंग्रेचुलेट कहा जाता है और साथ ही उसे कहा जाता है कि तुमने यहाँ पर ट्यूटोरियल जोन में 4 बेल्ट थे, उन चारों को कंप्लीट कर लिया, क्या तुम आप अपनी जितनी भी तुम्हारी अचीवमेंट्स हैं उनको पब्लिसाइज करना चाहते हो। डूजुन उसे कहता है कि नहीं मैं इसको पब्लिसाइज नहीं करना चाहता। और इसी के साथ उसे कहा जाता है तुमने यहाँ पर चारों को पास कर लिया है, तो चारों ट्यूटोरियल जोन को पास करने के बाद अब तुम्हें सेंट्रल यूनिवर्स तालिस्मन मिला है। ये हिडन अचीवमेंट है जो हर किसी को नहीं मिलती। सेंट्रल यूनिवर्स तालिस्मन करता क्या है, ये एक स्पेशल तालिस्मन है जिसकी मदद से तुम अपनी मेमोरी में किसी भी एक लोकेशन के ऊपर दोबारा से रीलोकेट हो सकते हो। कि अगर तुम किसी एक जगह के ऊपर हो वहां से तुम अपने आप को टेलीपोर्ट करके उस जगह के ऊपर जा सकते हो जो तुम्हारी मेमोरीज के अंदर है। तुम्हारा डूजुन अपने हाथ में तालिस्मन लेकर खड़ा होता है जबकि जोंगशोंग उसके साथ वहाँ पर मस्के लगा रहा था। जोंगशोंग उसे कहता है कि मास्टर आज मैंने बहुत ही अच्छा काम किया, तो क्यों ना हम लोग जहाँ से वापस जाते हैं बारबेक्यू वाली उस जगह के ऊपर जाएं जहाँ पर अच्छा बारबेक्यू बनाते हैं और वहाँ पर जाकर हम लोग चिकन खाएंगे। इसी के साथ ही वहाँ पर ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। तो जोंगशोंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि मास्टर ठीक है हमें वहाँ पर बीफ खाने के लिए या चिकन खाने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग बारबेक्यू शॉप पर नहीं जाएंगे, लेकिन तुम इस तरह गुस्सा तो ना हो, यहाँ पर गुस्सा हो गया तो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा घबरा जाऊंगा। तुम्हारा डूजुन से कहता है कि ये मैंने नहीं किया, तुम्हें इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। जोंगशोंग उसे कहता है कि मास्टर अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर ये किसने किया होगा, यहाँ पर ग्राउंड कैसे हिल सकता है। डूजुन कहता है कि मुझे इस बारे में कैसे पता हो सकता है। इसी के साथ ही वहाँ पर उनके सामने एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल के अंदर से बहुत सारी ब्लैक कलर की एनर्जी निकल रही होती है और साथ ही उन्हें कहा जाता है कंग्रेचुलेशन। तुम्हारा डूजुन ये देखने के बाद और भी ज्यादा हैरान होता है। इसी के साथ ही टूसीटूला भी उनके सामने रिस्पेक्ट देते हुए कहती है कि आप सभी को बहुत ज्यादा बधाई हो मास्टर डूजुन, आपने यहाँ पर इन चारों ट्यूटोरियल जोन को पास कर लिया जिसकी वजह से अब आपके लिए सेंट्रल यूनिवर्स का फर्स्ट फ्लोर ओपन हो चुका है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आप जाकर उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारा जोंगशोंग कहता है कि मास्टर इसको अचानक से क्या हो गया, लगता है इसको फिर से कोई दौरा पड़ा है, ये अचानक से इस तरह बिहेव क्यों कर रही है। तो लगता है कि ओरोबोरस के साथ आपकी फाइट को देखने के बाद टूसीटूला बहुत ज्यादा डर गया जिसकी वजह से अब ये आपको इस तरह रिस्पेक्ट दे रही है और आपके सामने इस तरह डर कर बात कर रही है। जबकि टूसीटूला काफी ज्यादा गुस्सा आ रही होती है और चलाकर उसे कहती है तुम अपनी बकवास बंद करो छोटे ड्रैगन, में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ की गार्डियन हो इस जगह की और मैं यहाँ पर उन सभी लोगों को रिस्पेक्ट देती हूँ जो कि ट्यूटोरियल जोन को पास करते हैं। इसको पास करने के बाद जो लोग फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पहुंच जाते हैं उन सभी को रिस्पेक्ट देना मेरा काम है। डूजुन से कहता है कि मुझे ये बताओ क्या मुझे दोबारा से यहाँ पर एक हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा इस फर्स्ट फ्लोर के ओपन होने के लिए या फिर मैं ऐसे ही जा सकता हूँ। टूसीटूला से कहती है नहीं तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर तुम पहले ट्यूटोरियल जोन में थे, ट्यूटोरियल जोन में ये रूल इसलिए बनाया गया था ताकि दूसरी डायमेंशन से जितने भी ट्यूटोरियल जोन के प्लेयर्स यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं वो सभी के सभी एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना करें और सभी को यहाँ पर अकेले खेलने का मौका मिले। इसी वजह से ट्यूटोरियल जोन में ये पहला रूल बनाया गया था। लेकिन अब जबकि तुम सेंट्रल यूनिवर्स के पहले फ्लोर के ऊपर जाने वाले वहाँ पर ये रूल काम नहीं करता। वहाँ पर चारों डायमेंशन से जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे एक साथ आ सकते हैं। बाकी के सभी डायमेंशन से लोग वहाँ पर आते हैं और सभी वहाँ पर मिलकर एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। वहाँ तुम एक दूसरे को भी मार सकते हो। डूजुन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि बाकी के सभी डायमेंशन से भी चैलेंजर्स यहाँ पर आते हैं। तो
वो उसे कहती है लगता है कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि बाकी के डायमेंशन से भी चैलेंजर्स यहाँ पर आते हैं, कि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ इस अर्थ से हो, इसी वजह से तुम्हें इस बारे में नहीं पता होगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हें इस कॉन्सेप्ट को समझाती हूँ। और इसी के साथ वो चुटकी बजाती है और उसके सामने काफी सारे प्लैनेट्स का नक्शा ले आती है और उसे कहती है जैसे कि तुम्हारी जो अर्थ है इसी तरह इस अर्थ के जैसी और भी बहुत सारी कॉपीड अर्थ है, जैसे कि इसके पैरेलल वर्ल्ड्स हो सकते हैं, पैरेलल अर्थ हो सकती है, बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके ऊपर इंसान रहते हैं। तुम लोग इस वक्त जिस प्लैनेट के ऊपर वो ओरिजिनल अर्थ है और तुम्हारी ओरिजिनल अर्थ के आसपास बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जिन्हें हम लोग पैरेलल अर्थ कहते हैं। पैरेलल अर्थ के ऊपर भी बहुत सारी ह्यूमन फॉर्म्स रहती हैं, बहुत सारी ह्यूमन फॉर्म की स्पीशीज रहती है और वो सभी के सभी चैलेंजर्स हैं। लोग सेंट्रल यूनिवर्स में एंटर हो सकते हैं चैलेंजर की तरह, जैसे कि तुम यहाँ पर एंटर हुए हो इस एक चैलेंजर की तरह, बिल्कुल ऐसे ही वो सभी लोग भी यहाँ पर आते हैं। क्योंकि सभी जितने पैरेलल वर्ल्ड्स हैं वहाँ पर भी सभी के सभी जितनी भी लिविंग स्पीशीज हैं वो सारी ह्यूमन फॉर्म में ही है, लेकिन उन सभी के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो सभी फेक हैं या फिर नकली हैं। वो सभी जीते जागते इंसान है और सभी के पास कल्टीवेशन है, सभी के पास पावर्स हैं, तभी वो चैलेंजर्स बन पाए हैं, वो सभी हंटर्स हैं। रूजुन इसकी बात सुनने के बाद कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, जबकि मैं टूसी टूला चिल्लाकर उसे कहते हैं क्या बस इतना है, क्या तुमने बस इतना रिएक्शन देना था। यूजुअली तो लोग इस बारे में सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्या वाकई में तुम्हारी दुनिया के अलावा और भी दुनियाएं हैं जहाँ से इंसान यहाँ पर आ सकते हैं चैलेंजर्स की तरह। तुमने यहाँ पर बहुत ही बोंगा सा रिएक्शन दिया है। तब क्या हमारा योंग उसे कहता है कि ये बात इतनी भी शॉकिंग नहीं थी जितनी तुम्हें बनाकर सुना रही हो। और यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 69 का एंड करेंगे और नेक्स्ट सीन में हम लोग सेंट्रल यूनिवर्स में एंटर होंगे और वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर मैं डूजुन के साथ क्या होने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड में पता चलता है कि अर्थ के अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी कॉपीड अर्थ, यहाँ पे पैरेलल अर्थ है जहाँ से बहुत सारे चैलेंजर्स यहाँ पर हंटर्स के तौर पर फाइट करने के लिए सेंट्रल यूनिवर्स में आते हैं और सभी लोग एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पर तो आप मॉन्स्टर्स को मार सकते हो या फिर दूसरे हंटर्स को मारकर अपनी पावर्स को बढ़ा सकते हो। डूजुन को ये सारी बातें सुनने के बाद बिल्कुल भी शौक नहीं लगता। वो अपनी तलवार निकालता और कहता है कि जबकि सेंट्रल यूनिवर्स में हम लोग वेपन्स को यूज कर सकते हैं तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वहाँ पर दूसरी कॉपीड अर्थ से लोग आने वाले हैं। तो मतलब यह है कि मैं वहाँ पर आसानी से इन सभी हंटर्स को मार आगे बढ़ सकता हूँ। उसी टूला यहाँ पर मैं डूजुन को ये रिएक्शन देकर देखते हुए कहती है ऐसा नहीं हो सकता, तुम बाकी सभी लोगों से अलग कैसे हो सकते हो, क्या तुम वाकई में वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्स में जाना चाहते हो। और वहाँ पर बातों बातों में उसके मुंह से निकल जाता है, वो उसे कहती है अगर तुम सेंट्रल यूनिवर्स में चले जाते हो तो तुम दोबारा कभी भी अपनी अर्थ के ऊपर वापस नहीं आ पाओगे। इसके साथ ही अपने ऊपर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं कि ये मैंने क्या कह दिया। तो मैं डूजुन और योंगजोंग दोनों इसकी बात सुनने के बाद हैरान होते हैं। मैं डूजुन कहता है क्या वापस नहीं आ पाएंगे, जबकि योंगजोंग उसे कहता है कहने का मतलब क्या है, क्या हम लोग वहाँ पर जाकर फंस जाएंगे, हम लोग कभी भी वापस अपनी अर्थ के ऊपर नहीं आ पाएंगे, क्या हम लोग दोबारा से बीफ चिकन नहीं खा पाएंगे, हम लोग बारबेक्यू नहीं खा पाएंगे। तब टूसी टूला बेचारी वहाँ पर सोच रही होती है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर सब कुछ खराब कर दिया। मैं यहाँ पर इनको वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्स के अंदर भेजना चाहती थी ताकि ये आकर सिसिलिया को बचा सके, लेकिन अब मेरे मुंह से ये बात निकल गई तो इसका मतलब यह है कि ये कभी भी उस जगह के ऊपर नहीं जाएगा, ये सेंट्रल यूनिवर्स में नहीं जाएगा। क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्स में जो एक बार चला जाता है वो दोबारा कभी भी अपने होमलैंड में वापस नहीं आ पाता, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद वापस आने का रास्ता नहीं है। इसी वजह से वहाँ पर जाना नहीं चाहता अगर किसी को पहले इस रूल के बारे में पता चल जाए। जबकि हमारा डूजुन वहाँ पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है इसको क्या हो गया, ये यहाँ पर क्या सोच रही है। मुझे लगता है कि इस बेचारी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरे पास एक स्पेशल सेंट्रल यूनिवर्स टैलिस्मन है, जिस टैलिस्मन के ऊपर लिखा हुआ था, उसकी स्टेटस विंडो में ये लिखा हुआ था कि मैं किसी भी एक जगह के ऊपर दोबारा से अपने आप को टेलीपोर्ट कर सकता हूँ जिस जगह की मेमोरी मेरे पास हो। मतलब यह कि इस टैलिस्मन को यूज करते मैं सेंट्रल यूनिवर्स के अंदर भी जा सकता हूँ और वहाँ से बाहर भी निकल सकता हूँ। लेकिन लगता है कि इस बेचारी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जोंग भी यहाँ पर रो रहा होता है। जोंग कहता है कि मास्टर हम लोग सेंट्रल यूनिवर्स में बिल्कुल भी नहीं जा सकते, मुझे बारबेक्यू खाना है, मुझे स्टीम रिब्स खानी है, मुझे ये सब कुछ खाना है, इसलिए मैं वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्स में आपके साथ बिल्कुल भी नहीं जा सकता। डूजुन उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है कि योंग परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे योंग बहुत सा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा मास्टर बहुत बहुत शुक्रिया, इसका मतलब यह है कि हम लोग वहाँ पर नहीं जाने वाले, हम लोग घर वापस जाने वाले हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि मैं डूजुन उसे कहता है कि नहीं हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। के साथ ही मैं डूजुन उसको सर से पकड़ता और कहता है कि मेरे साथ आओ। योंग चलाकर उसे कहता है नहीं मास्टर मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं आ सकता, तुम मेरे साथ ज्यादती कैसे कर सकते हो, मुझे अपने वकील की जरूरत है, मेरा वकील कहाँ पर है, तुम मुझे इस तरह घसीट कर वहाँ पर नहीं ले जा सकती। जबकि टूसी टुल्ला उसे कह रही होती है तुम क्या कर रहे हो, तुम वहाँ पर मत जाओ, तुम वहाँ पर चले गए तो तुम कभी भी वापस नहीं आ पाओगे। जबकि मैं डूजुन उसे कहता है कि टूसी टुल्ला यहीं पर हमारा इंतजार करना, हम लोग वापस आएंगे। हाँ डूजुन जैसे उस पोर्टल को पार करके दूसरी तरफ चला जाता है तो टूसी टुल्ला को याद आता है कि मैंने इसे बेसिक रूल्स के बारे में तो बताया नहीं कि वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्स के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं और तुम्हें वहाँ पर क्या क्या करना है और कौन सी चीजों से बचना है। क्या करूँ तो वहाँ पर चला भी गया। फिर साथ ही मैं
डूजुन जो होता है वो योंगयोंग को अपने साथ लेकर उस दरवाजे से दूसरी तरफ निकल रहा होता है। दूसरी तरफ निकलने के बाद योंगयोंग अभी भी चिल्ला रहा होता है। हमारा डूजुन उसे कहता है कि हम लोग पहुंच गए, अपनी बकवास बंद करो। योंगयोंग अभी भी चिल्ला रहा होता है। हमारा डूजुन कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि हम लोग पहुंच गए, तुम अभी भी चिल्ला क्यों रहे हो। हमारा डूजुन वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्स के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर लैंडिंग मारता है। उसी वक्त उसके पास विंडो ओपन होती है। उसके पास अपनी जो हंटर वाली विंडो होती है जो अर्थ के ऊपर वो यूज करता रहा है वो लॉक्ड हो जाती है और उसे कहा जाता है कि ये विंडो लॉक हो चुकी है। अब जहाँ पर तुम्हारे पास जो विंडो यूज होगी वो विंडो ब्लैक होने वाली है कि विंडो ब्लैक वहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है। और इसी के साथ ही हमारे डूजुन को वहाँ पर साथ में उसके बफ पॉइंट भी मिलते हैं। जो उसके पास बफ्स एक्टिवेट होते हैं वो सारा कुछ उसे साथ ही मिल जाता है। डूजुन के पास जो ब्लैक विंडो ओपन होती है, ब्लैक विंडो क्योंकि उसे अभी भी मिली है, इसी वजह से ब्लैक विंडो के अंदर उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा कम होते हैं। उसकी स्ट्रेंथ, डेक्सट्रिसिटी और ट्रू की सब कुछ काफी ज्यादा कम होता है कि उसे जो कुछ यहाँ पर ब्लैक विंडो के अंदर मिलेगा वो सारा कुछ ब्लैक विंडो के अंदर ऐड होता जाएगा। डूजुन अपने पॉइंट्स को देखने के बाद कहता है कि यहाँ पर मेरे नॉर्मल स्टैट्स के मुकाबले में ब्लैक विंडो के अंदर मेरे नॉर्मल स्टैट्स में काफी ज्यादा कम है। हो सकता है कि ये सिर्फ ब्लैक विंडो के स्टैट्स की वजह से हुआ हो क्योंकि ब्लैक विंडो एक अलग विंडो है और इसके अंदर स्टैट्स अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर कि मेरी स्ट्रेंथ 5 होने का मतलब यह है कि ये 5S हो, यानी कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो। हमारे डूजुन के पास ब्लैक विंडो क्योंकि ओपन हो चुकी है तो वहां पर आने के बाद उसके पास जो एक रिंग थी, जो रिंग उसे तीसरे फ्लोर के ऊपर मिली थी, उसके अंदर 7 सॉकेट्स हैं। 7 सॉकेट्स के अंदर वो 7 स्किल्स को सेव कर सकता है। तुम्हारा डूजुन उसके अंदर 7 स्किल्स को सेव करता है। डूजुन कहता है कि अब मैं इनके अंदर स्किल्स को सेव कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ऑप्शंस है कि मैं इनके अंदर स्किल्स को सेव कर सकता हूँ। रिंग के अंदर जो स्किल्स होंगे मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्किल्स को इस सेंट्रल यूनिवर्स में यूज कर सकता हूँ, बाकी कोई स्किल्स यूज नहीं हो सकता। डूजुन वहाँ पर काफी सारे अपने स्किल्स को सेव कर लेता है। 6 स्किल्स को सेव करने के बाद उसके पास जो 7वीं स्किल की स्लॉट बचती है वो कहता है कि इसके अंदर मैं बाद में कोई मिलने वाला स्किल ऐड करूंगा जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। डूजुन अभी यहीं पर खड़ा होता है, किसी वक्त उसे साइड के ऊपर से एक इंसान की आवाज आती है। वो कहता है तो फाइनली 10 साल के बाद यहाँ पर दोबारा से कोई रुकी चला आया है। तुम्हारा डूजुन पीछे की तरफ घूमता है। पीछे की तरफ घूमता है तो वहाँ पर एक हंटर होता है। हंटर जो होता है अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि ये तो मेरी प्रोफिशिएंसी है। तुम्हारा डूजुन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, तुम मुझे प्रोफिशिएंसी कह रहे हो, प्रोफिशिएंसी का क्या मतलब होता है। हंटर उसे कहता है लगता है कि तुम्हें यहाँ पर बेसिक रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम यहाँ पर ऐसे चले आए, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें समझाना पड़ेगा कि प्रोफिशिएंसी क्या होती है। पर हम सभी लोग सेंट्रल फ्लोर के अंदर फंसे हुए हैं। जब से हम लोग सेंट्रल फ्लोर के अंदर आए हैं तब से हम लोग वापस अपनी दुनिया में नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर एक रूल है कि हम लोग मॉन्स्टर्स और इंसानों को मारकर, यानी मॉन्स्टर्स और दूसरे चैलेंजर्स को मारकर अपनी प्रोफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, अपनी एक्यूरेसी, अपनी पावर्स, अपने स्टैट्स को बढ़ा सकते हैं। इसी वजह से हम लोग दूसरे नए रुकीज को यहाँ पर जो आते हैं उनको प्रोफिशिएंसी कहते हैं, यानी कि तुम मेरे पॉइंट्स को बढ़ाने वाले हो, तुम्हें मारने के बाद मेरे स्टैट्स बढ़ेंगे। डूजुन आगे से बस उसे इतना ही कहता है तो इससे क्या, तो इसके साथ ही वो सामने वाला हंटर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम आगे से सिर्फ इतना कैसे कह सकते हो कि तो इससे क्या, अभी यहाँ पर जो तुम्हारा अंकल तुम्हें मार डालेगा और तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी वजह से मेरे पॉइंट्स बढ़ने वाले हैं, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से होगा क्योंकि तुम यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हो। इसी के साथ ही योंगयोंग को दिखाते हैं कि योंगयोंग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। योंगयोंग को नहीं पता होता कि डूजुन के पास तैलिस्मन है जिससे वो वापस जा सकता है, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तो ना चाहते हुए भी योंगयोंग की पावर्स अपने आप से रिलीज हो रही होती है, जबकि वो दूसरा हंटर कहता है कि ये क्यूट सी चीज तुम्हारे पास क्या है, ये मॉन्स्टर, क्या ये भी एक मॉन्स्टर है, क्या इससे मुझे पॉइंट्स मिलेंगे। जबकि मां डूजुन उसे कहता है ओए अंकल, क्या तुम्हें पता है कि स्पाइसी नूडल्स कैसे बनाते हैं, क्या तुम्हें पता है कि बारबेक्यू कैसे बनाते हैं। बेचारे को क्या पता होगा। वो हंटर उसे कहता है कि ये स्पाइसी नूडल्स और बारबेक्यू क्या होता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। हमारे योंगयोंग उसे कहता है तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें स्टीम ब्रेस्ट बीफ के बारे में कुछ पता है कि ऐसे रिब्स को कैसे स्टीम किया जाता है। तो वो कहता है नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। योंगयोंग यहाँ पर खाने की बातें कर रहा होता है। वो उससे खाने के बारे में पूछ रहा होता है जो जूनियर से बना कर देती है। जैसे वो उससे पूछ रहा होता है इसी के साथ ही अपने साइज को फुल में चेंज करता है और एक बड़ा ड्रैगन बन जाता है। इससे सामने वाला हंटर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि हाइट तुम हो क्या चीज। योंगयोंग उसके सामने खड़ा होता है और कहता है कि मैं सभी ड्रैगन्स का किंग हूँ और तुम्हारी वजह से अब मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ। जूनी का बहुत सारा खाना टेस्ट किया, लेकिन अब मैं यहाँ पर दोबारा कभी भी जूनी के खाने को टेस्ट नहीं कर पाऊंगा। मैंने जूनी के खाने को खो दिया। बेचारा रो भी रहा होता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं दोबारा कभी भी जूनी के खाने को नहीं खा पाऊंगा। अब वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं इस फर्स्ट फ्लोर के ऊपर फंसा हुआ हूँ और ऊपर से अब तुम यहाँ पर हमें मारने की बात कर रहे हो। योंगयोंग गुस्से के साथ उसकी तरफ देखता है और उस हंटर से कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर मुझे कुछ अच्छा खाने को बना दिया, मुझे कुछ स्पाइसी नूडल्स या फिर कुछ ब्रेस्ट बीफ या फिर बारबेक्यू बना दिया, उसके बाद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ, वरना मैं यहाँ पर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारा बारबेक्यू बना दूंगा। मां डूजुन से कहता है कि योंगयोंग तुम ये क्या कर रहे हो। वो साथ ही अपने पास तलिस्मन निकाल कर उसके सामने करता है और उसे कहता है कि जब तक हमारे पास ये तलिस्मन है इसका मतलब यह है कि हम लोग घर वापस जा सकते हैं। योंगयोंग मां डूजुन की बात सुनता है, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या वाकई में हम लोग घर वापस जा सकते हैं। तो मां डूजुन से कहता है हाँ वापस जा सकते हैं और इसी के साथ वो अपने साइज को चेंज करता है और मां डूजुन के पाँव के साथ आकर लाकर रोना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हें मुझे पहले ये बात बतानी चाहिए थी, तुम्हें पता है कि मैं भावनाओं में बह गया था, मैं कितना ज्यादा भावुक हो गया था। ये सुनने के बाद हम लोग दोबारा कभी भी वापस नहीं जा पाएंगे, मैं दोबारा कभी भी जूनी का बना हुआ खाना नहीं खा पाऊंगा। मुझे अपनी बाकी की सारी जिंदगी यहाँ पर स्पिनच लाइक ग्रास खानी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर घास खानी पड़ेगी।
डूजुन जो होता है वो देख तो योंग की तरफ रहा था, लेकिन साथ ही वो दूसरे लोगों से बात कर रहा था। वहाँ पर पीछे एक पहाड़ी के ऊपर कुछ लोग छुपे होते हैं। माँ डूजुन उन लोगों से कहता है कि वक्त हो चुका है तुम्हारे यहाँ पर सामने आने का, मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर सामने आ जाना चाहिए। योंग काफी हैरान होता है, कहता है कि मास्टर तुम यहाँ पर किससे बात कर रहे हो, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। यहाँ पर से वाकई में कोई भी आवाज नहीं आ रही होती, लेकिन असल में वहाँ पर काफी सारे लोग छुपे होते हैं जो हमें नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।